वेलकम 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 सीए फाइनल के एएफएम के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मैं चैप्टर वाइज रिवीजन्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं। उसी श्रृंखला में ये एक नया चैप्टर है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैं आज इसके नोट्स डिस्कस करने वाला हूं, फुल स्पीड में डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चंस अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको इसके नोट्स, मैं इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस कराऊंगा, अगर आप इन्हें अच्छे से सुन लेते हैं तो आप मेजर क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सभी तरह के कंसेप्ट्स डिस्कस करने वाला हूं इस चैप्टर से रिलेटेड। इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, लाइक करके रखिएगा, और हो सके तो इसे कहीं सेव करके रखिएगा ताकि आप इसे बार बार देख सकें। जब भी आपके एग्जाम्स होंगे तो ऐसी क्विक वीडियोस आपको बहुत मदद करने वाली हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थोड़ा एंडिंग फेज में पढ़ने वाला चैप्टर है, जब आप ऑलमोस्ट बाकी सारी चीजें पढ़ चुके हो, क्योंकि पोर्टफोलियो आप तभी संभाल सकते हैं जब आपको एसेट क्लासेस के बारे में अच्छे से पता हो, है ना। आपको सभी एसेट्स, इक्विटी, फिक्स एसेट्स, जो बॉन्ड वगैरह, सबके बारे में अच्छे से पता हो, तभी आप इसे बेटर तरीके से समझ सकते हैं। आइए पहले बेसिक्स डिस्कस करते हैं, फिर कुछ आगे बड़ी बातें पढ़ेंगे। पहली मेन बात कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है टाइप्स ऑफ रिटर्न्स कैसे निकाली जाती हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होती है, एवरेज रिटर्न क्या होती है, ज्योमेट्रिक रिटर्न, रिटर्न विद प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं। ये बेसिकली इस चैप्टर का पार्ट भी नहीं है, ये बेसिक्स है, ये बेसिक की नॉलेज है जो कि मैं आपको इधर इस चैप्टर के साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में कई जगह पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है रिटर्न की, तो आपको बेसिक्स आने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। आइए जरा देखते हैं क्या कह रहा हूँ मैं। पहला है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब होता है जितने समय आपने एसेट को होल्ड किया है उतने समय की रिटर्न देखी जा रही है। यानी यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि आप एनुअल रिटर्न क्या है। अब अगर आपने एसेट को 15 महीने रखा है तो यहाँ 15 महीने की रिटर्न देखेंगे। अगर आपने एसेट को 3 महीने रखा है तो 3 महीने में कितना कमाया ये देखेंगे। हम ये नहीं देख रहे एक साल में कितना कमा रहे हैं। एनुअल रिटर्न निकालने की यहाँ उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पे रिटर्न देखी जाती है उस पीरियड की जितने पीरियड के लिए इन्वेस्टर ने उस एसेट को होल्ड किया है। होल्डिंग पीरियड मे बी अ फ्यू डेज, मे बी अ फ्यू ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाली जाती है कि आपको कितना डिविडेंड मिला है अंत में, आपका शेयर प्राइस शुरू में कितना था, अंत में कितना है, यानी आपकी कैपिटल गेन कितनी है। ये वाला पोर्शन कैपिटल गेन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये वाला पोर्शन डिविडेंड को एक्सप्लेन कर रहा है। और इन दोनों को डिवाइड बाय कर दीजिए ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कहने का मतलब है कि आपके पास इनिशियली कितना पैसा था, यानी हमने डिवाइड कर दिया कि हमने शुरू में कितने पैसे लगाए थे उससे। तो अगर इसे मैं सेपरेट कर दूं, इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग, तो आप देखेंगे कि ये है डिविडेंड यील्ड, कि हमने जो पैसे लगाए उस पे हमें कितना डिविडेंड मिला, और यहाँ पे हमने जितना पैसा लगाया उस पे कितना कैपिटल गेन मिला, यानी कितनी एक्स्ट्रा हमारी शेयर्स की वैल्यू हो गई अंत तक आते आते। अगर हमने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, एंड में 106 का शेयर हो गया, तो जो 6 रुपए एक्स्ट्रा मिले 100 रुपए पे, वो कैपिटल गेन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पीरियड प्राइस शुरू में P0 होता है, एंड में P1 होता है। इस पीरियड के डिविडेंड को D1 बोल देते हैं। अगला कंसेप्ट आता है एवरेज रिटर्न कैसे निकालनी है। एवरेज रिटर्न निकालने के लिए आप हिस्टोरिकल रिटर्न रेट अगर गिवन है, देखिए अगर पास्ट की रिटर्न गिवन है तो आप क्या करेंगे, आपके पास मान लो कि पिछले 5 साल की रिटर्न्स गिवन है, तो आप 5 साल की रिटर्न्स को ऐड करिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिटर्न्स करिए, यानी इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिटर्न, 1 2 3 4 5, 5 रिटर्न्स है तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो इसे डिवाइड बाय 5 कर दिया, इससे हमने एवरेज रिटर्न निकाल दी। ये वैसे बड़ा बेकार मेथड है रिटर्न निकालने का। ये एवरेज रिटर्न है, ये मानता है कि सब जितनी भी रिटर्न अब तक आई है उन सब की एवरेज आगे आएगी, जबकि ये कोई बहुत लॉजिकल, बहुत मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट क्वेश्चन में कभी कभी एवरेज रिटर्न यूज करने को कहता है, इसीलिए हमें एवरेज रिटर्न निकालनी आनी चाहिए। लेकिन ये हमने एवरेज रिटर्न निकाली है जब हमें हिस्टोरिकल रिटर्न्स गिवन थी, यानी हमें पास्ट की रिटर्न्स, एक्चुअल वाली रिटर्न्स गिवन थी। बट अगर हमें फ्यूचर की रिटर्न से एवरेज रिटर्न निकालनी हो, यानी जो होने वाला है, और जो होने वाला है वो सर्टन नहीं होता, सर्टन नहीं होता इसका मतलब हमें पता नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा, इसलिए हमें उसके साथ प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। या फिर हमें आने वाले ईयर्स में मान लो डिविडेंड्स गिवन होते हैं, तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमें एनुअल रिटर्न्स निकाल कर दी हुई हो पास्ट की तो क्या करते हैं, एनुअल रिटर्न ना निकाल के दी हो तो हम पहले एनुअल रिटर्न निकालते हैं, फिर उनकी एवरेज करते हैं। और अगर हमें फ्यूचर की रिटर्न्स दी हो तो हम प्रोबेबिलिटी वाला केस पढ़ेंगे, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए जरा देखते हैं, यानी अगर हम एवरेज रिटर्न निकाल रहे हैं और हमें पास्ट की रिटर्न्स ऑलरेडी गिवन है तो सिंपल एवरेज करो। पर अगर पास्ट की रिटर्न्स गिवन नहीं है तो पहले पास्ट की रिटर्न्स कैलकुलेट करो और फिर उनकी एवरेज करो। यानी अगर पास्ट का डेटा गिवन है, मान लेते हैं ये डेटा गिवन है, तो आप पहले 2000 देखिए, अब 2024 के लिए हम रिटर्न नहीं निकाल सकते क्योंकि उससे पास्ट का डेटा नहीं है। तो यहाँ पे जब हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, आपको ने ये देखा कि रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए आपको पास्ट ईयर का प्राइस भी चाहिए होता है।
अगर P1 चाहिए तो उससे पहले 1 साल पहले का प्राइस भी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इधर रिटर्न निकालना चाहते हैं तो इस ईयर से पिछला प्राइस तो अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए 2024 की रिटर्न नहीं निकलेगी, रिटर्न निकलनी स्टार्ट होगी 2025 से। तो देखिए हमने 2025 से रिटर्न निकाली, फिर 2026 की रिटर्न निकाली, फिर 2027 की रिटर्न निकाली। तो यानी हमने इस ईयर की रिटर्न निकाली, इसे P0 मानकर, इस ईयर की रिटर्न निकाली, इसे P0 मानकर, इस ईयर की रिटर्न निकाली, इसे P0 मानकर, और इसकी रिटर्न नहीं निकाल पाए क्योंकि इससे पिछले ईयर का P0 हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इस तरीके से इनकी रिटर्न्स निकाली। 4 साल का डेटा गिवन था, लेकिन जब हमने रिटर्न निकाली तो हम 3 ही रिटर्न निकाल पाए। फिर 3 रिटर्न्स की एवरेज कर दी। तो हमने 3 रिटर्न्स को ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया, उससे एवरेज रिटर्न आ गई। याद रखिए ईयर्स का डेटा 4 का है, लेकिन रिटर्न हमें 3 ही मिली, इसलिए एवरेज डिवाइड बाय 3 करी। इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करी। अब यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। देखिए अगर हमें 5 साल का रिटर्न ऑलरेडी निकला हुआ पता है तो हमें उससे डिवाइड बाय 5 करना है, क्योंकि हम 5 साल की रिटर्न की एवरेज कर रहे हैं। पर यहाँ पे हमें डेटा 4 साल का है, लेकिन डेटा में से हमने रिटर्न सिर्फ 3 ही निकाल पाए, तो इसलिए हम जब एवरेज करेंगे तो डिवाइड बाय 3 करेंगे। अभी आप कहेंगे कि सर कितनी छोटी बातें आप बता रहे हो, तो हमें पता है, मुझे पता है कि आपको ये सब पता है, लेकिन एग्जाम में इन्हीं बातों में आप गलती करते हैं। इन छोटी छोटी बातों में ही आपसे गलतियां होती हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों में ही मिस्टेक होती हैं। मार्क माई वर्ड्स, जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो पूरी करें। देखिए मैं ऑलरेडी इस बड़े चैप्टर को बहुत बहुत कंक्रीट वे में, बहुत कंसाइज वे में लपेटने वाला हूँ, छोटा करने वाला हूँ। उससे और छोटा ना करें, कम से कम ये सारी बातें पूरी सुन के जाएं। आइए अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक रिटर्न की। ज्योमेट्रिक रिटर्न तब होता है जब कंपाउंडिंग हो रही होती है, यानी एक रिटर्न पे पहले कुछ आया, वो भी ऐड हो गया, फिर उन दोनों पे एवरेज, जैसे मानो 100 रुपए थे, 100 पे मान लो 5% का या 10% का रिटर्न आया, तो ये 110 हो गया। अब 110 पे रिटर्न आएगी, तो मानो 11 रुपए की रिटर्न आई, तो ये 121 हो गया। अब इस पे रिटर्न आएगी। यानी जब कंपाउंडिंग हो रही होती है तो ज्योमेट्रिक रिटर्न रेट को यूज करते हैं। ये मोर प्रूडेंट तरीका है। ज्योमेट्रिक रिटर्न का मतलब है कि अगर हमें अलग अलग ईयर्स की रिटर्न पता है तो आप 1 प्लस रिटर्न रेट, 1 प्लस रिटर्न रेट, 1 प्लस रिटर्न रेट, ऐसे तीनों साल की रिटर्न को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इनका 1/3 कर लो, -1 कर लो, क्योंकि 3 साल थे इसलिए 1/3 किया। अगर सोचो 4 साल होते तो जब ये चारों को मल्टीप्लाई करते तो एंड में 1/4 कर देते। 5 साल होते तो 1/5 कर देते। तो इससे जो रेट निकलेगा वो ज्योमेट्रिक मीन का रेट होगा। जैसे अगर आपके पास n ईयर्स हैं तो आप पहले 1 प्लस R1, 1 प्लस R2, 1 प्लस ऐसे करते करते 1 प्लस Rn तक जाओ और रेज टू पावर 1/n करो, -1। इसे कई जगहों पे जैसे 1/n को ऐसे भी लिखा जाता है कि अंडर रूट डालकर n यहाँ लिख दिया जाता है। यानी अगर आप 1/n लिखें या फिर nth रूट लिखें, वो एक ही बात है। 1/n लिखना पावर में और nth रूट लिखना एक ही बात होती है। और जब सिंपल अंडर रूट लिखा हो, कुछ ना लिखा हो, तो वो 2 माना जाता है। माना जाता है कि वो सेकंड रूट है, 1/2 है वो पावर, ठीक है ना। बट अगर यहाँ जैसे मान लो कि 5 लिखा है, इसका मतलब 5th रूट निकालनी है, यानी इन सबको मल्टीप्लाई करके पावर 1/5 करनी है, ये मतलब होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे ये जो फ्रैक्शनल पावर है ये निकालते कैसे हैं। मानो अपने अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया, मानो ये सब मल्टीप्लाई होकर a हो गए। अब मुझे a की पावर 1/n निकालना है, तो पहले मैं a कैलकुलेट कर लूंगा। a की पावर 1/n निकालनी है तो पहले कैलकुलेटर पे a तक पहुंच जाओ आप, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके a बना दो। तो पहले a निकाल लिया आपने, फिर आप अंडर रूट का सिंबल दबाइए 12 बार, फिर आप -1 दबाइए, फिर आप जैसे 1/n है तो मानो 1/n है 1/5, तो यानी यहाँ पे डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 5 करिए। अगर 1/3 होता तो यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय 3 करते, तो आपने 1/n किया, +1 किया, इनटू एंड इक्वल टू प्रेस किया 12 बार, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, ऐसे 12 बार प्रेस करिए। तो जो आपके सामने स्क्रीन पे आंसर आएगा वो आपका a की पावर 1/n का आंसर होगा। a की पावर 1/n का आंसर आपको मिल जाएगा, फिर आप इससे आगे प्रोसीड कर पाएंगे। बोलिए मेरी बातें समझ गए आप यहाँ तक? परफेक्ट। अब हम बात करते हैं रिटर्न विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। देखिए अभी तक हमने क्या क्या निकाला, हमने ये निकालना सीखा कि रिटर्न जब हम निकालते हैं तो अलग अलग केसेस में रिटर्न्स कैसे आती हैं। अब हम बताएंगे आपको कि अगर प्रोबेबिलिटी हो, देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि अब ये पास्ट की रिटर्न नहीं है, अब ये फ्यूचर की रिटर्न है, यानी ये अनसर्टन पीरियड की रिटर्न है, फ्यूचर की रिटर्न है, तभी तो अनसर्टन है, तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी जा रही है, तभी तो हमें पता नहीं है पक्का कि क्या होगा। हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, हम गेस लगा रहे हैं कि इतने % ये हो सकता है, इतने % ये हो सकता है, हम गेस वर्क कर रहे हैं। सो यानी ये फ्यूचर की हमें रिटर्न्स निकालने की बात कर रहे होगा। जब कैलकुलेट करनी होती है रिटर्न ऑफ डिफरेंट पॉसिबल क्लोजिंग प्राइसेस आर गिवन, यानी पॉसिबल क्लोजिंग प्राइसेस आर गिवन, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
कि अगर हमें प्राइस पता है आज का कि 1000 है मान लो, और 1 साल बाद का प्राइस पता है कि वो 1 साल बाद का प्राइस 1100, 1500 या 1600 कुछ भी हो सकता है। तो हमें 1 साल बाद का प्राइस नहीं पता है अभी इफेक्टिवली, बट उनकी अलग-अलग प्रोबेबिलिटीज़ पता है, 3 प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी पता है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसे निकालने के 2 तरीके हैं। मैं ये भी बताऊँगा इसमें से आईसीआई कौन-सा फ़ॉलो करता है ज़्यादातर अपने क्वेश्चंस में, अपनी बुक्स में। देखिए, तो एक तरीका तो ये है कि हम इस प्राइस जो हमें 3 प्राइजेस की उम्मीद है कि 1 साल बाद प्राइस ये तीनों में से कुछ होगा, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लो। यानी आपने क्या किया, 1100 को 0.5 से इंटू किया, 1500 को 0.3 से इंटू किया, 1600 को 0.2 से इंटू किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया, यानी प्राइस को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, प्राइस को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, और इन सबको मल्टीप्लाई करके आपने इन सबका टोटल कर दिया, तो ये 1320 आ गया, 1320। अब ये जो 1320 आ गया, इसे आपने, ये ओपनिंग प्राइस है आपके पास, ये क्लोजिंग प्राइस है, आपने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को अपटेक किया, और फिर इससे आपने रिटर्न निकाल ली। मान लिया कि बीच में डिविडेंड कुछ नहीं मिला है क्योंकि डिविडेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो हमने ये ओपनिंग यानी P0 और इसे P1 मानकर सॉल्व कर दिया, तो इससे हमने रिटर्न निकाल ली, 32% की रिटर्न आई। लेकिन ये मेथड लीस्ट कम प्रेफर्ड है। क्यों? यानी जब आप इसी, वैसे ये शॉर्टकट है कि आप प्राइजेस की सीधा प्रोबेबिलिटी निकालकर एक एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल लो, यानी P1 की एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल लो, ये ज़्यादा आसान है। लेकिन आईसीआई इसे फॉलो नहीं करता। आईसीआई ज़्यादातर क्वेश्चन में ये वाला मेथड फॉलो करता है। आईसीआई ने, देखो मैं इसके पीछे कोई रीज़न नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्यों या ये क्यों, मैं तो कह रहा हूँ दोनों सही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप आईसीआई की पब्लिकेशन में आंसर देखते हैं तो ज़्यादातर जगह उन्होंने ऐसे आंसर किया हुआ है। क्या किया हुआ है कि पहले इसे P0 लेके, इसे P1 लेकर पहले एक रेट निकाला, फिर उस रेट को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, फिर इसे P0 लेकर, इसे P1 लेकर एक और रेट निकाला, फिर उस रेट को इस प्रोबेबिलिटी से इंटू करा। तो देखिए, इसे P1 माना, इसे P0 माना, और इन्होंने इसकी हेल्प से एक रेट निकाला और उस रेट को प्रोबेबिलिटी से इंटू किया, फिर अगला रेट निकाला, फिर उसको प्रोबेबिलिटी से इंटू किया, फिर अगला रेट निकाला, फिर उसे प्रोबेबिलिटी से इंटू किया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके, जब ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स आई उन्हें ऐड किया, तो आंसर सेम आया। देखो 32% यहाँ भी था, 32% यहाँ भी था, बट इसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। दोबारा से मैं पूछता हूँ, प्रोबेबिलिटी की रिटर्न कब निकाली जाती है? जब हमें फ्यूचर की रिटर्न्स निकालनी है, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालनी है, नॉट श्योर वाली रिटर्न्स निकालनी है, जिसकी हमें उम्मीद है लेकिन कि क्या हो सकता है, लेकिन हमें पक्का गारंटी नहीं है कि यही हो रहा है। पास्ट के लिए तो हमें ऑलरेडी पास्ट की रिटर्न्स पता थी, तो एवरेज रिटर्न निकालनी आसान थी, बट यहाँ पे हमें मेहनत करनी पड़ती है। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? अब हम बात करते हैं रिस्क की। देखिए 2 चीज़ें होती है, रिटर्न खाली नहीं देखी जाती। आप ये नहीं देखते कि हमें एक एसेट से कितना पैसा मिल रहा है, आप ये भी तो देखो उसके साथ रिस्क कितना है। अगर मान लो आप फ्यूचर्स ऑप्शंस में शेयर ट्रेडिंग करने चले जाते हो, फ्यूचर्स खरीदने बेचने लग जाते हो, माना उसमें रिटर्न बहुत हाई हो सकती है, लेकिन उसमें रिस्क भी तो उतना हाई हो सकता है। तो हमेशा जब आप पोर्टफोलियो सेट करते हैं किसी के लिए, जब आप किसी का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, तो सिर्फ आप रिटर्न को नहीं देखते हो, रिस्क को भी देखते हो। तो आइए अब रिस्क पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि रिस्क कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम सीखेंगे रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 2 है। जब एक सिक्योरिटी का रिस्क कैसा है, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोवेरिएंस तीनों को निकालना सीखना चाहिए। तो देखिए पोस्ट डेटा इज गिवन। अब देखो इसमें अगर एक्सपोज्ड डेटा इज गिवन, एक्सपोज मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है वो डेटा गिवन है। मान लो कि हमें ऑलरेडी रिटर्न्स पता है, तो आप क्या करोगे, पहले आप इन रिटर्न्स की एवरेज निकाल लो। देखो एवरेज कैसे निकलेगी, इन सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 4 करो, तो आपने सम ऑफ रिटर्न्स किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिटर्न्स किया, उससे आपके पास एवरेज रेट आ गया। अब जो एवरेज रेट आ गया उसको इस x में से माइनस कर दो, यानी x माइनस एवरेज रिटर्न का होल स्क्वायर कर दो। सो जो आपकी रिटर्न्स थी अलग अलग ईयर की, आपने यहाँ पे एवरेज रेट निकाली, मानो कि एवरेज रेट 20 आ गई, तो एवरेज रेट अगर 20 आ गई तो एवरेज रेट 20 सब में से माइनस करो, फिर इन सब का होल स्क्वायर करो। तो होल स्क्वायर कर इसलिए करते हैं ताकि डेविएशन पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो ये डेविएशन पॉजिटिव हो गई, इनको टोटल कर दिया, तो ये सम ऑफ डेविएशंस आ गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन आ गया। टू बी मोर प्रिसाइज ये क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप डिफाइन क्या करोगे, आप बोलोगे कि ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, ठीक है ना। तो आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस निकाल लिया। अब इससे वेरिएंस कैसे आता है, जब आप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस की मीन निकाल देते हैं, यानी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल देते हैं, यानी इसे न्यूमरेटर में रखो, डिवाइड बाय n करो। जब आप किसी भी चीज़ के सम को न्यूमरेटर में रखते हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करते हो, तो उससे उसकी एवरेज आ जाती है। तो ये क्या है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, उनकी मीन निकाल दो, यानी उनकी एवरेज निकाल दो। जब उन्हें डिवाइड बाय n कर दोगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगी। वेरिएंस को जब आप अंडर रूट कर दोगे तो उससे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, और जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दोगे
तो उससे आपके पास COV आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कुछ लोग इसे इंटू 100 करके परसेंटेज में लिख देते हैं, कुछ लोग इसे डिवाइड करके पॉइंट में लिख देते हैं, दोनों ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार दोबारा। देखिए आपके पास रिटर्न्स गिवन थी, आपने सबसे पहले रिटर्न्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय n किया, उससे आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी मीन आ गई। अब x में से सभी में से मीन को माइनस करो और फिर माइनस करने के बाद सबको स्क्वायर करो, यानी डेविएशन निकालो, डेविएशन के स्क्वायर करो। तो जो डेविएशन के स्क्वायर आएंगे उन सबको ऐड करो, उन सबके ऐड को न्यूमरेटर जो आपने ऐड कर लिया तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन आ गया, इसकी मीन निकाल लो, इसे न्यूमरेटर में रख के डिवाइड बाय n कर दो, इससे जो मीन आएगी वो वेरिएंस कहलाएगी। यानी सम जो स्क्वायर ऑफ डेविएशन है उनकी मीन को वेरिएंस कहते हैं। तो स्क्वायर, अब मैंने क्या कहा ये याद रखना, ये लाइन कहीं लिख के रखना कि जो स्क्वायर ऑफ डेविएशंस है, ये डेविएशन हुई ना, जब x में से x बार माइनस करोगे तो डेविएशन आ गई, डेविएशन का स्क्वायर करो, तो जो डेविएशन का स्क्वायर है उससे आपके पास जो आंसर आएगा मीन आएगा वो वेरिएंस कहलाएगा। अब आपने वेरिएंस निकाल लिया, अब वेरिएंस निकाल लेने के बाद आपने उसका अंडर रूट कर लिया, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन कर दिया, उससे आपके पास COV आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम COV तक पहुंच चुके हैं, COV मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन से। अब एक और बात करते हैं, यानी ये तो तब की बात थी जब पास्ट का डेटा गिवन हो, जब एक्चुअल रिटर्न्स गिवन हो, पर अगर फ्यूचर का डेटा गिवन हो जिसमें प्रोबेबिलिटी हो, जब हमें फ्यूचर का डेटा गिवन होता है यानी फ्यूचर की रिटर्न्स गिवन होती हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी साथ में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना। देखो इसीलिए ICI ना, मैंने आपको याद है आपको ये बताया था कि ICI कहता है पहले रिटर्न निकालो और फिर आगे क्वेश्चन करो। क्यों ICI ऐसा कहता होगा? क्योंकि इस वाले मेथड में ना आप इस प्राइस के साथ अलग अलग प्राइस की रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, पर यहाँ पे आप इस प्राइस के साथ अलग अलग प्राइस की रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो। तो जब आप अलग अलग रिटर्न कैलकुलेट करोगे तभी तो आप इसकी ये COV वगैरह निकाल पाओगे, वरना निकाल नहीं पाओगे। इसीलिए ये मेथड कम प्रेफर्ड होता है, ये वाला मेथड भले ही मेहनत वाला मेथड है पर ये ज़्यादा प्रेफर्ड होता है ICI द्वारा। देखिए अब अगर मुझे अलग अलग पीरियड की रिटर्न्स पता है जो हो सकती हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी पता है, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं जब भी प्रोबेबिलिटी गिवन होती है ना तो प्रोबेबिलिटी अपना इन्हीं फॉर्मूलाज में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है हर जगह, बस यही फॉर्मूला में चेंज होता है। यानी आप पहले सिंपल इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय n करके मीन नहीं निकाल सकते। अब आप पहले x को प्रोबेबिलिटी से इंटू करो, XIPI निकालो, उसका सम करो, उसका जो सम होगा वो मीन होगा। क्यों? क्योंकि अब डिवाइडेड बाय सिग्मा p करना है और सिग्मा p जो होता है वो हमेशा 1 होता है, यानी सिग्मा प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1। तो इसलिए इसे डिवाइडेड बाय सिग्मा p करना है यानी डिवाइडेड बाय 1 करना है, तो डिवाइड बाय 1 करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए जो XIPI का सम होता है यानी XIPI का टोटल है वही मीन बन जाता है, वही x बार बन जाता है, x बार मतलब मीन बन जाता है। अब ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज रिटर्न ये आ गई है ना। अब इस एवरेज रिटर्न को यानी XIPI के प्रोडक्ट को ऐड कर लिया तो जो आंसर आया वो XI कहला रहा है हमारे पास। मैं इसे x बार लिख देता हूँ, तो ये जो x बार आपके पास आ रहा है इस x बार को उठा के सभी x में से माइनस कर दो। जैसे इधर डेविएशन निकाली थी और उसका स्क्वायर किया था, तो ऐसे ही डेविएशन निकालो और उसका स्क्वायर करो। तो यहाँ पे डेविएशन निकालो, स्क्वायर करो। लेकिन मैंने कहा जब भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी होगी वो अपना रोल प्ले करेगी, वो साथ में मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी थी ही नहीं, ये तो एक्सपोज्ड डेटा था, ओरिजिनल डेटा था, एक्चुअल डेटा था, पास्ट का डेटा था जो हो चुका था, तो उसमें तो प्रोबेबिलिटी का कोई रोल ही नहीं था। जो हम ये कह रहे हैं रिटर्न ये हो चुकी हैं, ये पक्की हैं, पर यहाँ पे तो जो हम ये रिटर्न्स कह रहे हैं ये पक्की नहीं है ना, इनकी तो प्रोबेबिलिटी है। इसलिए जो डेविएशन का स्क्वायर आ रहा है उसे भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको टोटल करो। फिर उसका जो टोटल है, देखिए अब हमने डेविएशन का स्क्वायर निकाला और फिर उसे प्रोबेबिलिटी से इंटू करा, और फिर जो डेविएशन का स्क्वायर निकाला उसे प्रोबेबिलिटी से इंटू करा, उसका जो सम किया वो वेरिएंस बन जाएगा। अब डिवाइड बाय n यहाँ क्यों नहीं किया, जैसे यहाँ पे डिवाइड बाय n किया था, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय n नहीं करना, डिवाइडेड बाय सिग्मा p करना है, और सिग्मा p 1 होता है, तो सिग्मा p 1 होता है तो उसे डिवाइड करने की दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखो इन दोनों फॉर्मूलाज में ये बड़ी बात है, ये अंतर है कि यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं लेकिन डिवाइडेड बाय n भी करते हैं फिर एंड में, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए डिवाइड बाय n हट जाता है। तो अब जो इस आपके पास ये पूरी वेरिएंस आई, वेरिएंस का अंडर रूट कर दीजिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपके पास। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन को न्यूमरेटर में रखो, मीन को डिनोमिनेटर में रखो, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन न्यूमरेटर का पार्ट बनेगा, मीन डिनोमिनेटर का पार्ट बनेगा, और फिर इसकी हेल्प से COV आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा, COV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ आई, मैंने क्या कहा? बोलिए मेरी बातें क्लियर है, से यस और नो? परफेक्ट। अब हम इससे आगे की बातचीत करते हैं कि कोरिलेशन किसे कहते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने रिटर्न पढ़ लिया और रिस्क पढ़ लिया।
अब रिस्क रिटर्न के हिसाब से आगे कोरिलेशन पढ़ते हैं कि देखो मैं कहता हूँ कि किसी सिक्योरिटी का रिस्क कितना है, किसी की रिटर्न कितनी है, बट ये भी तो देखो कि उसका मार्केट से लेना देना क्या है, कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन का मतलब किसी एक चीज़ के चेंज होने पे दूसरी चीज़ कितनी चेंज होती है, कितने मूव होती है ना। सो कोरिलेशन ये बताता है डिग्री ऑफ वन वेरीज अलॉन्ग विद अदर, कि मार्केट में अगर मान लो 10% चेंज आया तो आपके शेयर्स पे कितना चेंज आएगा, आपके जो कंपनी आपने सिलेक्ट की है उस कंपनी पे कितना चेंज आएगा। हो सकता है अगर मार्केट 10% फॉल होती है तो हमारी कंपनी का शेयर 10% फॉल करता है, तो ये तो परफेक्ट कोरिलेशन है। पर अगर मार्केट 10% फॉल करती है, हमारी कंपनी का शेयर फॉल 1% करता है या 2% करता है, तो हम परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, हम बहुत कम कोरिलेटेड है, मार्केट से कम रिलेशनशिप है हमारा। तो कोरिलेशन ये बताता है कि कितना कोरिलेटेड है। ठीक है, सो इट एक्सप्लेन्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है जी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, इसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। इसकी 5 इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं, वैसे और भी हो सकती हैं बट हमें 5 ही डिस्कस करनी है। देखिए अगर डायग्राम कभी स्कैटर डायग्राम आप बनाओ और वो अपवर्ड चला जाए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो इसे बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इसे बोलते हैं आर इक्वल टू 1, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट को आर बोला जाता है। आर इक्वल टू 1 कहने का मतलब ये होता है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी जितने परसेंट एक चीज़ चेंज होगी उतने परसेंट ही दूसरी चीज़ चेंज होगी। मतलब अगर मानो यहाँ पे एक्स और वाई दो सिक्योरिटीज़ है, या एक्स मार्केट है, वाई एक सिक्योरिटी है, तो जितने परसेंट मार्केट चेंज होगी उतने ही परसेंट सिक्योरिटी का दाम चेंज होगा। मानो कि ये मार्केट है, ये निफ्टी 50 है, तो जितने परसेंट मार्केट बढ़ेगी उतने परसेंट निफ्टी 50 बढ़ेगी। एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस ये समझाने के लिए। तो ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। पर अगर उल्टा रिलेशन है कि अगर मार्केट 5% बढ़ेगी तो वाई सिक्योरिटी 10% 5% घटेगी, बिल्कुल बराबर घटेगी, तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, इसे बोलते हैं आर इक्वल टू -1। पर अगर कोई भी कोरिलेशन नहीं है तो स्कैटर डायग्राम उल्ट सुल्ट किसी भी तरीके से जाएगा, उससे आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ क्या जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा होगा, तो इसे बोलते हैं नो कोरिलेशन, जब आर इक्वल टू 0 होता है। और जब आर जो है वो 0 और 1 के बीच में है तो उसे बोलते हैं कि हम बोल देते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर आर -1 से 0 के बीच में होता है तो डाउनवर्ड जा रहा होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, उसे बोल देते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन है। तो क्या कहा मैंने, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन, और फिर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन, इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन। क्या ये बातें समझे। अब सवाल उठता है कोरिलेशन कोफिशिएंट आता कैसे है, यानी जो आर है वो आता कैसे है। जैसे अगर किन्हीं भी दो सिक्योरिटीज के बीच में कोरिलेशन निकालना है, पहले ए और बी के बीच में निकालते हैं, दो सिक्योरिटीज के बीच में, फिर मार्केट के साथ भी सीखेंगे। सुनो, अगर मुझे दो सिक्योरिटीज के बीच में कोरिलेशन देखना है कि ए सिक्योरिटी चेंज होने से बी पे कितना फर्क आएगा, ए सिक्योरिटी के चेंज होने से बी पे कितना फर्क आएगा, या बी के चेंज होने से ए पे कितना फर्क आएगा, तो उसके लिए आप क्या करते हो, फॉर्मूला होता है, न्यूमरेटर में रखते हो कोवेरियंस और डिनोमिनेटर में रखते हो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। यानी डिनोमिनेटर में रखते हो कि ए वाली सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, बी वाली सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आता है वो मैं ऊपर सिखा कर आया हूँ। ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, ये मैं ऊपर सिखा कर आया हूँ आपको, है ना। तो अब आप बोलोगे सर कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमें पता है, ए और बी सिक्योरिटी का कैसे निकालना है हमें वो भी पता है, बट कोवेरियंस क्या होता है। अब हम कोवेरियंस के बारे में चर्चा करेंगे कि दो सिक्योरिटीज के बीच में कोवेरियंस किसे कहते हैं। तो कोवेरियंस का मतलब होता है को मूवमेंट, कि दो सिक्योरिटीज कितना एक साथ चलती हैं, उसे बोलते हैं को मूवमेंट। ठीक है जी। तो टाइप ऑफ कोवेरियंस कैसी हो सकती है, पॉजिटिव कोवेरियंस, जीरो कोवेरियंस या नेगेटिव कोवेरियंस। अगर एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़े, एक्स के घटने पे वाई घटे, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव कोवेरियंस, यानी दोनों साथ साथ चल रही हैं, बढ़ने पे बढ़ना, घटने पे घटना। पर अगर उल्टा चले, एक्स के बढ़ने पे वाई घटे या एक्स के घटने पे वाई बढ़े, उल्टा चल रहा है, तो ऐसे में इसे बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोवेरियंस। नेगेटिव कोवेरियंस मतलब उल्टे चल रहे हैं एक दूसरे से। और जीरो कोवेरियंस मतलब एक्स के बढ़ने घटने से वाई चेंज नहीं हो रहा, या फिर y के बढ़ने घटने से x चेंज नहीं हो रहा, तो इसे बोलते हैं जीरो कोवेरियंस, यानी कोई कोवेरियंस नहीं है। ठीक है जी। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर देखो कोरिलेशन निकालने के लिए कोवेरियंस निकालनी जरूरी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी तो समझ आ गई, बट कोवेरियंस निकालनी भी तो सिखाओ। जब तक कोवेरियंस निकालनी नहीं आएगी, न्यूमरेटर निकालना नहीं आएगा, हम कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। बिल्कुल ठीक, कोरिलेशन तो तभी निकालोगे जब कोवेरियंस आती होगी। अब कोवेरियंस का मतलब तो मैंने समझा दिया कुछ हद तक,
देखो क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए मैं इसके बारे में डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ, क्लास में तो हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। बट एग्जाम के लिए उतनी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर अब मैं बात करूँ आपसे कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस के बारे में, तो कोवेरियंस का मतलब क्या है बेटा? कोवेरियंस का मतलब है कि देखिए अगर आपके पास पास्ट का डेटा है या फ्यूचर का डेटा है, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। जैसे सोचो दो डेटाज है एक्स और वाई, दोनों की रिटर्न पता है, आपके पास दो सिक्योरिटीज है, दोनों की पास्ट की 5 साल की या 4 साल की रिटर्न पता है। तो आप क्या करो, पहले इसका मीन निकालो एक्स का, फिर वाई का मीन निकालो, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इससे एक्स और वाई दोनों का मीन निकल आएगा। अब जो मीन है उसे माइनस करो, डेविएशन निकालो, तो एक्स की डेविएशन एक्स मीन से, वाई की डेविएशन वाई मीन से, और फिर जो डेविएशन आएंगी उन्हें आपस में प्रोडक्ट कर दो और उनका टोटल कर लो। यानी एक्स की डेविएशन निकालो, वाई की डेविएशन निकालो, फिर डेविएशंस का प्रोडक्ट करो और उन्हें ऐड करो। डेविएशंस निकालो, डेविएशंस का प्रोडक्ट करो और फिर उनको एंड में ऐड करो। तो उसको जब एंड में ऐड करोगे तो उसे न्यूमरेटर में रखो, उसकी मीन निकाल लो। यानी अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं, मैं एक सेंटेंस बोलूं इसके बारे में, तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई। डेविएशन ऑफ एक्स, डेविएशन ऑफ वाई निकाली, उनका प्रोडक्ट करा, उसका सम करा, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, पहले प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन किया फिर उसे सम किया, तो ये प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस है, फिर इनका सम किया, इनका सम मतलब इन सबको ऐड किया, तो यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, उसकी फिर मीन निकाल ली। तो जो कोवेरियंस आएगा वो परसेंटेज स्क्वायर में निकाला जाता है यूजुअली। अब इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा मत करना, परसेंटेज परसेंटेज स्क्वायर, इस पे बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, कहीं आईसीआई परसेंटेज लिख देता है, कहीं परसेंटेज स्क्वायर लिख देता है। बस आप इतना देखो कि आपने कोवेरियंस निकालनी है, कोवेरियंस निकाल लिया आपने, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर ये तो तब की बात है जब हमें पास्ट का डेटा गिवन हो, प्रोबेबिलिटी गिवन ना हो, बट अगर एक्स और वाई के साथ प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, तो मैंने कहा था हर स्टेप पे प्रोबेबिलिटी भी अपना रोल प्ले करेगी, है ना। तो देखो मीन कैसे आएगी? अब मीन आएगी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, तो एक्स आई पी आई और उसका टोटल, जो उसका टोटल होगा वो मीन बन जाएगा, एक्स बार बन जाएगा। यानी इसका जो टोटल है ये एक्स बार बन जाएगा, ये वाई बार बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अब इसमें डिवाइडेड बाय, जब हम एक्स आई, जैसे एग्जाम्पल लो आपने एक्स आई पी आई को इंटू किया, तो जो इसका टोटल आया सिग्मा एक्स आई पी आई, अब उसे आप डिवाइड बाय सिग्मा पी आई करोगे, सिग्मा पी आई, तो सिग्मा पी आई तो 1 होता है, क्योंकि सिग्मा पी आई 1 होता है इसलिए उसे आप नहीं दिखाओगे, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने एक्स और पी मल्टीप्लाई किया, एक्स आई पी आई को मल्टीप्लाई किया, उसका टोटल किया, उसके टोटल को न्यूमरेटर में रखा, डिवाइडेड बाय सिग्मा, आपने एन एन हटा दिया, एन की जगह पे सिग्मा पी आई लिखना था, सिग्मा पी आई 1 होता है इसलिए हटा दिया, तो ये एक्स बार आ गया, ये वाई बार आ गया। अब फिर एक्स बाय एक्स माइनस एक्स बार किया, डेविएशन ऑफ एक्स निकाला, डेविएशन ऑफ वाई निकाला, ये देखो डेविएशन ऑफ एक्स निकाला, डेविएशन ऑफ वाई निकाला। अब ये जो डेविएशन निकाले ये इनका प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स डेविएशन ऑफ वाई किया, लेकिन साथ में प्रोबेबिलिटी भी मल्टीप्लाई करी। क्यों प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करी? क्योंकि मैंने आपको कहा था जब प्रोबेबिलिटी होती नहीं है तब तो नहीं आती प्रोबेबिलिटी, लेकिन जब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी हो तो वो मल्टीप्लाई होती है फिर हर रिलेवेंट जगह पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस किया, उनको प्रोबेबिलिटी से इंटू किया, फिर उनका सम किया, तो वो कोवेरियंस कहलाएगा। तो आई होप आपको कोवेरियंस निकालना समझ आ गया। पहले कोवेरियंस निकालोगे आप, कोवेरियंस निकालोगे न्यूमरेटर में रखोगे, कोवेरियंस निकालोगे न्यूमरेटर में रखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ए और बी से डिवाइड करोगे, तभी तो कोरिलेशन आएगा, तभी तो कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब देखो ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो आपसे कोवेरियंस निकलवाए, हो सकता है कोवेरियंस पूछ रहा हो, कोरिलेशन पहले ही दे दे, तो आप दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन पुट करो, उन्हें मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास कोवेरियंस आ जाएगा। तो इसकी हेल्प से आपको कोवेरियंस का एक फॉर्मूला और पता लग गया, क्या? कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, ये भी कोवेरियंस का फॉर्मूला है। तो कोवेरियंस का एक फॉर्मूला और हमारे सामने आ गया। कैसे? कोवेरियंस के 3 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। कोवेरियंस का पहला फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस का सम डिवाइडेड बाय एन, तो उससे आपके पास कोवेरियंस आ गई। और एक और तरीके से निकल सकता है, कैसे? आपने जब प्रोबेबिलिटी होगी तो ये आपने डेविएशंस निकाली, डेविएशंस का प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस इनटू प्रोबेबिलिटी का सम किया, तो भी आपके पास कोवेरियंस आ गई। आई होप यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर है। पहले इतने को अच्छे से पढ़िए, फिर आगे देख लेते हैं हम और आगे। तो क्योंकि आपको अब कोरिलेशन भी पता है, कोवेरियंस भी पता है, तो चलो पोर्टफोलियो के बारे में बात करनी स्टार्ट करते हैं। देखिए
अगर कोई हमसे ये पूछे कि हमें रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितनी मिलती है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कहने का मतलब क्या है? देखो पहले तो ये समझो पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जब हमारे पास पैसा है, हमने अलग अलग जगह लगाया हुआ है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम इक्विटी पोर्टफोलियो की बात करें कि आपके पास पैसे हैं, आपने कुछ पैसा रिलायंस में, कुछ टाटा मोटर्स में, कुछ पेटीएम में, कुछ येस बैंक में, ऐसे कहीं भी लगाया हुआ है। ये तो मैं ऐसे एग्जाम्पलरी बता रहा हूँ। इन सब की कितनी कितने परसेंट रिटर्न आई है, इनमें कितना कितना पैसा आपने लगाया है। तो जैसे याद है आप इंटर में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही आपने कितना कितना पैसा लगाया है उससे आप पहले वेट्स निकाल लीजिए, उन सबका टोटल करिए। तो ए बाय टोटल, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ रिलायंस हो जाएगा, वेट ऑफ फिर टाटा मोटर्स, वेट ऑफ पेटीएम, वेट ऑफ येस बैंक। तो यानी आपके पास सबका सब वेट्स आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इन वेट्स को इन रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वेट और रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे आपके पास वेटेड एवरेज आ जाएगी और इसी वेटेड एवरेज को रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी जब हमें रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालनी है तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं, रिटर्न्स की वेटेड एवरेज निकाल रहे होते हैं। यानी हम सभी एसेट्स की रिटर्न को देखते हैं और उनको उन्हीं के वेट से इनटू कर देते हैं और फिर ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। बोलिए समझे आप? यानी हमने सिंपल तरीके से क्या कर दिया है, हमने सभी एसेट्स की रिटर्न्स की वेटेड एवरेज निकाल ली, वो हमारा रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो हो गया। आई होप यहाँ तक तो बातें समझ आ गई। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की रिटर्न निकालनी सीख ली, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के रिस्क को कैलकुलेट करना सीख लिया, पोर्टफोलियो के रिटर्न को निकालना सीख लिया, है ना। तो अब हम आते हैं रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो पे। देखिए, क्योंकि आप इस बात को समझो कि हम इस चैप्टर को पढ़ कैसे रहे हैं। पहले आप इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के बारे में, यानी आप एक सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हो, है ना, ए के बारे में, बी के बारे में। तो आपने ए सिक्योरिटी के रिटर्न को सीखा, फिर उसके रिस्क को सीखा, फिर आपने पोर्टफोलियो पे आया, पोर्टफोलियो, अब जाके मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ। पोर्टफोलियो की रिटर्न को समझ लिया, पोर्टफोलियो की रिटर्न कैसे आएगी, सिग्मा, जो अलग अलग एसेट्स की रिटर्न है और उनके वेट्स हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दिया हमने, तो रिटर्न आ गई। अब हम निकालना सीखेंगे पोर्टफोलियो का रिस्क। ये यहां से मैं कहता हूं मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। बट क्या इसका मतलब ये है कि सर अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो बेकार है? नहीं बेटा, वो ऑब्वियस बात है, इसे कैलकुलेट करने के लिए या इसे इन्वॉल्व करने के लिए वो सब समझ आना, स्टेप्स पता होने चाहिए थे, तभी तो आप आगे चल पाओगे, वरना आप आगे चल ही नहीं पाओगे। बोलिए मेरी बातें समझे आप, मैंने क्या कहा, हाँ या ना? करेक्ट। सुनिए, हम बात कर रहे हैं रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो की। तो अगर हमने एक पोर्टफोलियो बनाया है, मानो इक्विटी का बनाया है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सिर्फ इक्विटी का पोर्टफोलियो है, तो उसका हम रिस्क जानना चाहते हैं बाय मार्कोविट्स अगर हम पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, 2 एसेट मॉडल, 3 एसेट मॉडल, 4 एसेट मॉडल या फिर n सिक्योरिटीज विच आर इक्वली वेटेड एंड हैव सेम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 4 केसेस हैं उसके अंदर पढ़ने के लिए, जिनमें से ये जो थर्ड वाला केस है, तो मैंने खाली टाइम पास के लिए लिखवाया है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब इसे आप छोड़ भी सकते हो, रिवीजन में छोड़ भी सकते हो, बस कंसेप्ट के लिए पढ़ना है, पढ़ लो, है ना। देखिए, 2 एसेट मॉडल क्या होता है? 2 एसेट मॉडल का मतलब होता है जब हमारे पास सिर्फ 2 ही सिक्योरिटीज हैं पोर्टफोलियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम बड़े सारे सब केसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। मानो मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में 2 ही सिक्योरिटीज हैं, ए और बी, बस। तो अगर मुझे उनका रिस्क निकालना है, यानी उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। इमेजिन करो कि मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, इमेजिन करते हैं मेरे पास एक पोर्टफोलियो है और मेरे पोर्टफोलियो में 2 ही सिक्योरिटीज हैं, कौन कौन सी, ए और बी। तो पहले आपको क्या जानना चाहिए, पहले आपको इन दोनों सिक्योरिटीज की जो रिटर्न है वो पता होनी चाहिए, रिटर्न ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी, यानी इन दोनों की जो एवरेज रिटर्न है वो आपको पता होनी चाहिए। आपको इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, आपको इन दोनों के वेट्स पता होने चाहिए कि किस किस रेशियो में हमने पैसा लगाया हुआ है ए और बी सिक्योरिटी में, राइट। क्योंकि इस सब के बाद ही आप पोर्टफोलियो की रिटर्न जान पाएंगे, वरना नहीं जान पाएंगे। आइए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास 2 ही सिक्योरिटीज हैं खाली पोर्टफोलियो के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हम एक तरीके से, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल वैसे ही सोचो। तो आप ये सोचो कि आप वेटेड एवरेज निकाल रहे हो, मैंने क्या कहा था, रिटर्न में भी वेटेड एवरेज रिटर्न निकाली थी, एवरेज रिटर्न नहीं निकाली थी। ऐसा नहीं है कि ए और बी की रिटर्न को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया ना, वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, याद है ना। आप इधर देखो, हमने रिटर्न भी जब निकाली थी तो सिंपल ऐसा नहीं है कि इनकी रिटर्न्स को लिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो एवरेज रिटर्न थोड़ा ना निकाली, वेटेड रिटर्न निकाली, रिटर्न को वेट से इंटू किया, फिर ऐड किया, तो रिटर्न को वेट से इंटू किया, तो वेटेड रिटर्न निकाली थी। वैसे ही पोर्टफोलियो का रिस्क भी
वेटेड रिस्क निकालेंगे, वेटेड रिस्क। तो क्या करेंगे, देखिए अगर मेरे पास दो सिक्योरिटीज हैं ए और बी, तो दोनों के रिस्क को लिख लो और उन दोनों के वेट्स को लिख लो। तो दोनों के रिस्क को लिख लो, दोनों के वेट्स को लिख लो और फिर उन्हें ऐड करके उसका होल स्क्वायर करो। तो ये मानो कि ये ए है, ये बी है, तो बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये हो गया इस पूरे का स्क्वायर, ये हो गया इस पूरे का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, फिर 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। अब एंड में जब ये लिखते हैं ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो इधर 2ab में ना साथ में बेटा कोरिलेशन भी लिखनी होती है, क्योंकि मैंने आपको अभी कोरिलेशन पढ़ाई थी। अब किस लिए पढ़ाई थी कोरिलेशन, कि जब ए और बी दो सिक्योरिटीज है तो ये भी देखना पड़ेगा कि उन दोनों के बीच में आपस में तालमेल कैसा है। कोशिश ये की जाती है कि जो ए और बी दोनों सिक्योरिटी पोर्टफोलियो में हो, दोनों थोड़ी नॉन रिलेटेड हो, कि अगर ए घट रहा हो, ए गिर रहा हो, कम से कम बी उसे बचा ले, तो बी भी साथ में ना गिर रहा हो बहुत ज्यादा। इसलिए यूजुअली अनरिलेटेड सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ऐसा कोशिश की जाती है कि जो सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो वो अनरिलेटेड हो, ठीक है ना। तो क्योंकि अनरिलेटेड सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करना बेटर माना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अब जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि मेरे पास ए स्क्वायर, तो इसीलिए साथ में कोरिलेशन मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोरिलेशन ऑफ ए और बी, ए एंड बी सिक्योरिटी। तो अब ये देखो फॉर्मूला कैसे लिखा, अब ये ए इन दोनों का स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का स्क्वायर, फिर 2 टाइम स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अब अगर याद करो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था, अब देखो यहाँ पे ना आप फॉर्मूले में से फॉर्मूला बना सकते हो खुद। कैसे, याद करो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था। मैंने आपको कोरिलेशन का फॉर्मूला बताया था, कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी, यही बताया था, है ना। तो अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर दो, इमेजिन करो अगर मैं इधर कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी रख दूं और यहाँ पे रख दूं स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए से स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए कट जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी से स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी कट जाएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो, इसी फॉर्मूला को और कैसे लिख सकते हो सोचो। तो आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हो, ये होल स्क्वायर दोनों मतलब दोनों का स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस, वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस। यानी अगर हमें कोवेरियंस गिवन हो, कोवेरियंस गिवन हो, कोरिलेशन ना गिवन हो, इमेजिन करो कि कोरिलेशन नहीं गिवन है, क्वेश्चन में कोवेरियंस गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अब आपको पता है। कि इसी फॉर्मूला को मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, सिर्फ रिवीजन में आप इसे पढ़ लीजिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर वेट इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस बिटवीन ए एंड बी। तो जब आप कोरिलेशन हटा देते हो कोवेरियंस लिख देते हो। तो आई होप ये फॉर्मूला भी आपके माइंड में बैठ गया है पूरा अच्छे से, करेक्ट। ये हमने पढ़ा मार्कोविट्स की हेल्प से, 2 एसेट मॉडल। जब 2 एसेट है मेरे पोर्टफोलियो में, यानी मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 ही एसेट है, उनके लिए मैं पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल रहा हूं। पोर्टफोलियो रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकाल रहा हूं, तभी तो पोर्टफोलियो का रिस्क पता चलेगा। ये तो था 2 एसेट मॉडल। अब आता है 3 एसेट मॉडल। तो जैसे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तब ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तब क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इमेजिन करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। तो अब आप सोचो, तो यहाँ पे ए कौन होगा, ए होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए, बी कौन होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी, सी कौन होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी इंटू वेट ऑफ सी, है ना। तो अब उन तीनों को फॉर्मूला में डाल दो। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी इंटू वेट ऑफ सी का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2ab इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी प्लस 2bc, तो 2b इंटू सी इंटू कोरिलेशन बिटवीन बी एंड सी, फिर ये 2ca, तो 2ca कोरिलेशन बिटवीन सी एंड ए। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो है। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। मेरी बातें समझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोरिलेशन प्लस 2bc इंटू कोरिलेशन प्लस 2ca इंटू कोरिलेशन, यानी यहाँ पे कोरिलेशन मल्टीप्लाई होता जा रहा है। आई होप ये पूरी की पूरी बातचीत आपको समझ आ गई। 2 एसेट मॉडल, 3, देखिए 2 एसेट मॉडल अगर समझ आ गया तो 3 एसेट अपने आप आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है उसके अंदर, है ना।
अब हम बात करते हैं 4 एसेट मॉडल की। 4 एसेट मॉडल बिल्कुल वैसे ही a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की तरह फॉर्मूला है। ये बड़ा फॉर्मूला है, इसे मैंने अप्लाई करके दिखा दिया, बट आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, इसके बारे में आई डोंट एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चंस इन एग्जाम। अब आगे बात करते हैं, अब आती है मेन बातें जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। इतने सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, थोड़ी तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, थोड़ा तो वो खेलेगा ना आपसे। तो देखिए, व्हेन पोर्टफोलियो हैज n सिक्योरिटीज, मैंने क्या कहा, अगर पोर्टफोलियो के पास n सिक्योरिटीज है, मानो मेरे पास 2 सिक्योरिटी नहीं है, n है, 10 सिक्योरिटी है, 20 सिक्योरिटी है, लेकिन 20 सिक्योरिटीज है मान लो, या 8 सिक्योरिटीज है, मान लो मेरे पोर्टफोलियो में 8 सिक्योरिटीज है, लेकिन वो 8 की 8 सिक्योरिटीज इक्वली वेटेड है, वो 8 की 8 सिक्योरिटीज इक्वली वेटेड है, ठीक है, एंड उनकी इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन है। मैंने क्या कहा, इक्वली वेटेड है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी इक्वल है। तो दो कंडीशंस है, मेरे पास कितनी भी सिक्योरिटीज हो, बट अगर वो इक्वली वेटेड है, उनका वेट बराबर है सबका, और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर है, तो हम इससे शॉर्टकट से पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल सकते हैं। जब मैं बोलूँ ना पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप समझ जाना हम पोर्टफोलियो का रिस्क जान रहे हैं, हम पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन यानी पोर्टफोलियो के रिस्क को निकालने की बात कर रहे हैं। तो हम पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली अंडर रूट करो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, देखो सभी सिक्योरिटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर इंटू 1/n प्लस आर, आर यानी कोरिलेशन। अब सारी सारी सिक्योरिटी सेम ही चल रही हैं तो कोरिलेटेड भी सेम होंगी, तो इसलिए कोरिलेशन कोफिशिएंट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर यानी वेरिएंस, ये भी वेरिएंस है, ये भी वेरिएंस है ना। सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो क्योंकि वेरिएंस को जब आप अंडर रूट करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता होगा, वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल क्या होता है, ये आधा नाव जो लिखते हो ना ऐसे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इनटू कोरिलेशन। अब यहाँ पे 1/n, यहाँ पे n माइनस 1/n। ये फॉर्मूला कब लगता है, ये स्पेशल फॉर्मूला कब लग सकता है, शॉर्टकट से पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डेविएशन कब निकाल सकते हो। मानो वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, बोले कि हमारे पोर्टफोलियो में 5 सिक्योरिटीज है, अब 5 सिक्योरिटीज है, पांचों की पांचों सिक्योरिटी इक्वली वेटेड है, सबका वेट 0.2 0.2 0.2 0.2 है, क्योंकि टोटल वेट 1 होना चाहिए, तो सबका वेट बराबर है और सबकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी बराबर है। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो। इसमें फिर वो 5 वाला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोजने की कोशिश मत करना, इतना बड़ा फॉर्मूला निकाल भी नहीं पाओगे, बना भी नहीं पाओगे। देखो डायरेक्ट ये वाले जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, ये यूजुअली या तो 2 एसेट मॉडल में आएंगे या 3 एसेट मॉडल में आएंगे। 2 या 3 से ऊपर वाले में नहीं आएगा, फिर कुछ इक्वली वेटेड वाला ही आएगा, या तो इक्वली वेटेड आएगा या कोई और सब टाइप आएगी उसकी, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। क्या यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है मैंने क्या कहा, यानी मैंने आपको पोर्टफोलियो का जो रिस्क निकालना सिखाया वो 4 अलग अलग अप्रोचेस से सिखाया। कौन कौन सी 4 अप्रोचेस थी बताओ जरा जल्दी से। आपने कहा 4 अप्रोचेस हैं, 2 एसेट मॉडल, 3 एसेट मॉडल, 4 एसेट मॉडल, एंड जब n सिक्योरिटीज का मॉडल हो, n सिक्योरिटीज का मॉडल हो बट वो इक्वली वेटेड हो और सबकी स्टैंडर्ड डेविएशन सेम हो। सर अगर n सिक्योरिटीज हैं लेकिन सब इक्वली वेटेड नहीं है, इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो वो आप कर भी नहीं सकते, उतना बड़ा होल स्क्वायर कहाँ से खोलोगे। एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आपसे वही देगा जो उसे पता है आप कर सकते हो, इम्पॉसिबल क्वेश्चन देगा ही नहीं एग्जामिनर, है ना। तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। 2 एसेट मॉडल क्लियर, 3 एसेट मॉडल क्लियर, 2 एसेट और 3 एसेट मॉडल क्लियर, बस इतना ही होना चाहिए, और ये इक्वली वेटेड वाला मॉडल भी क्लियर। अब हम बात करते हैं, अगर 2 एसेट मॉडल है और उनमें एक एसेट रिस्क फ्री है, मान लो मेरे पास 2 एसेट है सिक्योरिटीज में, लेकिन उनमें मेरे पास 2 एसेट है, एसेट ए एसेट बी, लेकिन एसेट बी जो है वो रिस्क फ्री है, यानी मान लो वो ट्रेजरी बॉन्ड है, सरकार के बॉन्ड खरीदे हुए मैंने एफडी कराई हुई है, तो अब उसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है, मान लो कि उसमें मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। अब अगर एक बात बताओ, इस फॉर्मूले पे आ जाओ, इस फॉर्मूले पे आ जाओ मेरे साथ, 2 एसेट मॉडल पे वापस आओ, फोकस करो। 2 एसेट मॉडल का फॉर्मूला क्या था, जब पूरे दोनों सिक्योरिटीज हैं और दोनों सिक्योरिटीज का कंबाइंड रिस्क निकालना था, यानी पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना था, तो मैंने क्या कहा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लो, यही कहा था। तो अगर मैं ये कहूं कि इसमें से b का बीटा ही 0 है, मतलब b का स्टैंडर्ड डेविएशन ही 0 है, भाई अगर 2 एसेट है, दो में से एक एसेट रिस्क फ्री है, मानो कि मेरे पास 2 एसेट है ए और बी, उनमें से जो बी एसेट है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ही 0 है, वो रिस्क फ्री एसेट है, रिस्क फ्री, तो उसके 0 होने की वजह से बहुत सारे फॉर्मूले में से चीजें उड़ जाएंगी। क्यों उड़ जाएंगी, देखो अगर मैं ये कह दूं कि इस फॉर्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी 0 है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी 0 है तो ये पूरी टर्म ही 0 हो गई, ये पूरी टर्म ही 0 हो गई, तो सिर्फ इसी का स्क्वायर बचा,
तो ये बाकी ये वाली टर्म भी खत्म हो गई, ये वाली टर्म भी खत्म हो गई, ये पूरी टर्म्स ही खत्म हो गई ना जीरो होने की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो होगा, जीरो इंटू एनीथिंग विल बिकम जीरो, और अगर ये टर्म जीरो होगी तो जीरो इंटू दिस होल टर्म, पूरी की पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी। तो ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी, ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी, तो खाली ये बचेगा और इसका अंडर रूट बचेगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएंगे, तो सिर्फ यही बाहर आ जाएगा। यानी इस बात को समझो कि वो डिराइव करने की, देखो एग्जाम में डिराइव करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो सिर्फ आंसर लिखने की जरूरत है। आप ये बात समझो कि अगर मेरे पास पोर्टफोलियो में दो ही सिक्योरिटीज हैं, ए और बी, और उनमें से भी एक सिक्योरिटी जो बी है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो है, यानी उसका रिस्क ही नहीं है। अगर मेरी सिक्योरिटी बी का रिस्क ही नहीं है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ही जीरो है, तो फिर पहली बात, मेरा रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो वही बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए, बस यही मेरा रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि दूसरी सिक्योरिटी पे तो रिस्क है ही नहीं, इसलिए वो हट गया। और जब रिटर्न भी करोगे तो आप क्या करोगे? रिटर्न ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी। देखो रिटर्न जीरो नहीं होती। अगर मैं कहूँ ट्रेजरी बॉन्ड का रिस्क जीरो होगा, लेकिन रिटर्न थोड़ा जीरो होगी। रिटर्न तो आती है, मैंने सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाया, लेकिन सरकारी बॉन्ड में रिस्क नहीं है, लेकिन रिटर्न तो आती है भाई, पैसा तो वहां से आता है, 8%, 5%, 7% कुछ तो मिलता होगा, तो वो तो आप लिखोगे, ये 7% मिलता है इंटू वेट ऑफ बी, ठीक है ना, बट उसका रिस्क नहीं है। तो देखो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो में सेम फॉर्मूला लग रहा है जो पहले होता था। क्या होता था? रिटर्न ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी, फॉर्मूला वही लग रहा है। रिटर्न में कोई चेंज नहीं है, लेकिन रिस्क में चेंज है। क्यों? क्योंकि जब रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री एसेट की वजह से रिस्क का फॉर्मूला छोटा हो गया, पोर्टफोलियो के रिस्क का फॉर्मूला छोटा हो गया। बाकी सब जगह पे वैसे मैंने डिराइव करके भी दिखाया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन एग्जाम में, कि अगर ये जीरो है टर्म और ये भी जीरो है, तो ये वाली दोनों टर्म जीरो हो गई, पूरी टर्म जीरो हो गई, तो अंडर रूट इस होल स्क्वायर से कट गया, यही आंसर हो गया। ठीक है ना, छोड़ दो इसे वैसे डेरिवेशन को। अच्छा, एक और केस बनता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे हमने, है ना। देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है कि हम हमारे पास एक पोर्टफोलियो है, मानो हमारे पास एक पोर्टफोलियो है ए और बी का, ठीक है ना, ए और बी का, लेकिन अब जो बी है वहां हमने पैसा लगाया नहीं, वहां से बोरविंग की हुई है, उल्टा है। जैसे अभी तक तो मैं आपको ये कह रहा था कि सोचो मैंने रिस्क फ्री एसेट में पैसे लगाए हुए हैं, मानो कि मैंने यहाँ पे 80,000 लगाए थे और यहाँ 20,000 लगाए थे, तो यहाँ का वेट था 0.8, यहाँ का वेट था 0.2, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन अगर मानो कि क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि हमें बहुत कॉन्फिडेंस है सिक्योरिटी ए के ऊपर, मान लो सिक्योरिटी ए पे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये तेजी से बढ़ने वाली है, तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मार्केट से बोरविंग करके भी उसमें पैसा लगा देता हूँ। मान लो मेरे पास अवेलेबल है 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैंने सिक्योरिटी ए में इन्वेस्ट कर दिए 1,20,000। क्यों? क्योंकि मैंने सिक्योरिटी बी में इन्वेस्ट नहीं करे, उल्टा वहां से बोरो करें, इसलिए इन्वेस्टमेंट को नेगेटिव दिखा रहा हूं। बेटा नेगेटिव इन्वेस्टमेंट क्या हुई? बोरविंग हुई, यानी मैंने रिस्क फ्री एसेट से बोरविंग कर रखी है, मैंने रिस्क फ्री एसेट में पैसा लगा नहीं रखा, उल्टा वहां से बोरविंग कर रखी है और वो रिस्की एसेट पे लगा रखा है। ऐसे समझो, मेरे पास टोटल इन्वेस्टेबल अमाउंट 1,00,000 है, मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कर भी 1,00,000 की रखी है, लेकिन कैसे? ए में से इन्वेस्टमेंट करी 120 की और बी में से बोरविंग करी 20 की, तो इसमें जो वेट्स आएंगे, अब वेट्स कितने आएंगे बेटा? इसका वेट आएगा 1.2, 1 से भी ज्यादा, और इसका वेट आएगा 0.2। यानी अब इस केस में आप ध्यान से सोचो, रिस्की एसेट, ये रिस्की एसेट है, रिस्की एसेट का वेट 1 से भी ज्यादा है, लेकिन रिस्क फ्री एसेट का वेट नेगेटिव है, यानी रिस्क फ्री एसेट जगह से मैं बोरविंग कर रहा हूं और वो पैसे को मैं रिस्की जगह पे लगा रहा हूं, है ना। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिस्की जगह पे पैसा ज्यादा लगा रहा हूं, रिस्क फ्री जगह से पैसा बोरो करके। अब हम इस केस के बारे में बात करने वाले हैं, ये भी इसके बारे में काफी क्वेश्चंस हैं आपके पास, ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूल में भी हैं। रिस्क फ्री बोरविंग, रिस्क फ्री बोरविंग का मतलब होता है जब हम रिस्की एसेट का वेट 1 से भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट मॉडल है, यानी मेरे पास 2 ही सिक्योरिटीज है पोर्टफोलियो में, यानी मेरे पोर्टफोलियो में 2 ही सिक्योरिटीज है, उन 2 में से एक रिस्क फ्री है, लेकिन वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क फ्री बोरोइंग है, मतलब मैंने वहां पैसा लगाया नहीं है, वहां से पैसा उल्टा बोरो किया है। तो यानी जब हम रिस्क फ्री बोरोइंग करते हैं और वो पैसा रिस्की एसेट पर इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्की एसेट हो, उनका वेट 1 से भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब रिस्की एसेट्स का वेट 1 से भी ज्यादा हो जाए, ऐसा कुछ किया। जैसे एग्जांपल लो, मेरे पास 1,00,000 था इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैंने रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में 1,20,000 इन्वेस्ट कर दिया, उनका वेट 1.2 कर दिया, उसकी रिटर्न 25% है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 10% है क्योंकि वो रिस्की है। और रिस्क फ्री एसेट में मैंने नेगेटिव 20,000 की इन्वेस्टमेंट की है, नेगेटिव 20,000 मतलब वहां से मैंने बोरोविंग करी है, इन्वेस्ट नहीं करा, वहां से उल्टा बोरो किया है, तो वहां से पैसा बोरो कर रखा है, उसका वेट हो गया 0.2।
क्योंकि इसका वेट 1 से जितना ज़्यादा होगा, इसका वेट 1 से उतना नेगेटिव होगा। और यहाँ पे मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, ठीक है जी। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है क्योंकि ये रिस्क फ्री एसेट है, रिस्क फ्री एसेट से मैंने बोरोविंग कर रखी है। अब मेरे को पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है। देखो पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना तो आसान है कि आप इसको वेट से, देखो पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे आता है, रिटर्न ऑफ ए वेट ऑफ ए प्लस रिटर्न ऑफ बी वेट ऑफ बी, सिंपल, ये तो सिंपल है। बट पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे आएगा, पोर्टफोलियो का रिस्क आएगा प्रॉपर फॉर्मूला से, है ना। तो देखिए ये तो हमने इधर कर दिया। अब पोर्टफोलियो का जब आपने रिस्क निकालना है तो पोर्टफोलियो के रिस्क में जब 2 एसेट मॉडल होता है और उनमें से एक एसेट रिस्क फ्री होता है जिसका बीटा 0 है, जिसका बीटा 0 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होती है तो फॉर्मूला ये वाला लग जाता है फिर, है ना। मतलब ऑब्वियसली बात है, याद है ना आपको ये डेरिवेशन मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि ये सब कुछ कट जाता है। तो अब रिस्क फ्री एसेट का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है तो वो पूरा पोर्शन उड़ जाएगा, उसके रिस्क वाला पोर्शन उड़ जाएगा, उसका भी रिस्क का पोर्शन उड़ जाएगा, और उसका क्योंकि कोरिलेशन, जब उसका रिस्क 0 है तो ए के साथ उसकी कोरिलेशन भी 0 हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली इसके 0 होने की वजह से जो पोर्टफोलियो का रिस्क है, जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो है, वो खाली ए वाला रिस्क बचेगा, यानी 10%, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है ये वाला रिस्क बचेगा, और इसका वेट 1.2 है तो 1.2 से इंटू कर दो, यानी रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 12% है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 12% है। आई होप ये केस आपको समझ आया। जब रिस्क फ्री बोरोविंग करते हैं और रिस्की एसेट का वेट 1 से भी ज्यादा कर देते हैं, रिस्क फ्री बोरोविंग करते हैं तो उसका वेट नेगेटिव हो जाता है, और उस पैसे को, उस 20,000 को रिस्की एसेट में लगा देते हैं। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख ही है, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख था तो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख की ही की है, बट मैंने 20,000 बोरो करके रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर दिए हैं इस वजह से, और उसका रिस्क बीटा 0 है। देखो ये क्वेश्चन छोटा क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, बीटा बोल रहा हूं मैं बार बार, सॉरी, उस स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है यानी इसका रिस्क 0 है, क्योंकि इसका रिस्क 0 है तो रिस्क का फॉर्मूला छोटा हो जाता है, तो छोटा वाला रिस्क का फॉर्मूला लगा दिया। आई होप यहां तक की बातें समझ आ गई, मैंने क्या कहा, परफेक्टली समझ आ गया आपको, गुड, शाबाश। अब हम बात करते हैं 2 एसेट मॉडल के ऊपर, कि एक और फॉर्मूला, देखो 2 एसेट मॉडल में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, 2 एसेट मॉडल जिनमें एक एसेट रिस्क फ्री हो, 2 एसेट मॉडल जिसमें रिस्की एसेट का वेट 1 से भी ज्यादा हो, या फिर 2 एसेट मॉडल जिससे हम ऑप्टिमल पोर्टफोलियो निकालें, वेट ऑफ ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हमें बोला जाए कि ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकालो, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का मतलब जब मिनिमम रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न आती है ना, ऑब्वियसली बात है, जब मिनिमम रिस्क पे डिसेंट रिटर्न या मैक्सिमम रिटर्न आती है, मैक्सिमम रिटर्न के लिए तो मैक्सिमम रिस्क चाहिए, लेकिन जब हम मतलब कम रिस्क पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो कमा सकते हैं कम रिस्क के साथ, वो निकालो, तो इसे बोलते हैं 2 एसेट मॉडल का ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। ये वर्ड याद रखना, बोलेगा ऑप्टिमम पोर्टफोलियो डिजाइन करो। तो आपको कैसे निकालना होता है, देखो अगर मेरे पास, सोचो मेरे पास 2 सिक्योरिटीज हैं ए और बी, अब मुझे डिसाइड करना है कि इसमें कितना पैसा लगाऊं, इसमें कितना पैसा लगाऊं। देखो मुझे ये पता है मेरे पास 2 सिक्योरिटीज हैं, इमेजिन करो कि मेरे पास 2 सिक्योरिटीज हैं ए और बी, मुझे उनकी रिटर्न ऑलरेडी पता है कि इसकी रिटर्न कितनी आती है, इसकी रिटर्न कितनी आती है, इनके स्टैंडर्ड डेविएशन भी मुझे पता है कि इसका रिस्क कितना है, इसका रिस्क कितना है, ये मुझे पता है। बट मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं अपना पैसा इसमें कितना परसेंट लगाऊं, इसमें कितने परसेंट लगाऊं, मुझे दोनों के वेट डिसाइड करने हैं। तो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि मुझे इन दोनों में वेट डिसाइड करने हैं कि मैं कितना पैसा ए पे इन्वेस्ट कर दूं, कितना पैसा बी पे इन्वेस्ट कर दूं, मुझे ये डिसाइड करना है। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मेरे को ए में कितना पैसा लगाना है, बी में कितना पैसा लगाना है, ये मैं कैसे पता लगाऊं। ईजी है, कैसे, आप पहले वेट ऑफ ए डिसाइड कर लो। अगर आपने वेट ऑफ ए डिसाइड कर लिया तो 1 माइनस वेट ऑफ ए से वेट ऑफ बी आ जाएगा। तो देखो वेट ऑफ बी की चिंता तो खत्म हो गई कि वेट ऑफ बी तो निकल जाएगा। अगर ए का वेट 0.6 आ गया तो इसका वेट 0.4 होगा, हमें पता ही है क्योंकि टोटल वेट्स 1 होते हैं ना। तो बट इसका वेट कैसे आएगा, अब ये बताओ सर, तो वेट ऑफ ए कैसे आएगा, तो देखो वेट ऑफ ए के लिए फॉर्मूला लगेगा ये वाला। क्या फॉर्मूला लगेगा, देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का होल स्क्वायर। देखो जबकि सिक्योरिटी ए का वेट निकाल रहे हैं, ए का, लेकिन न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी पुट हो रही है, बी की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर यानी वेरिएंस ऑफ बी माइनस कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी, डिवाइड में वेरिएंस ऑफ ए, वेरिएंस ऑफ बी माइनस ट्वाइस कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है जी। अब इनके डेरिवेशन वेरिएशन पे कोई जाने की इस वक्त जरूरत नहीं है, इस वक्त आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ें, ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनमें हम कोई डिस्कशन इधर उधर का नहीं कर रहे हैं। देखो क्लास के अंदर हमारे पास बहुत समय होता है, हम बहुत इधर उधर की डिस्कशंस करते हैं, बट अभी नहीं, अभी सिर्फ वील स्टिक टू द बेसिक्स, है ना। तो मैंने आपको बोला वेट ऑफ ए कैसे आएगा,
और देखो अभी ना कुछ बच्चे इस वीडियो को भी 2x पे देखने की कोशिश करेंगे, मत करो, भारी कंसेप्ट है, स्लिपरी है, एक बात छूट जाएगी एग्जाम में क्वेश्चन खराब हो जाएगा। मैं क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं कंसेप्ट बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, चाहे ये वीडियो 2 घंटे की बने, चाहे 2.5 घंटे की बने, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अच्छे से कंसेप्ट वाइज रिवाइज हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो देखिए वेट ऑफ ए कैसे आया, वेरिएंस ऑफ बी माइनस कोवेरिएंस ऑफ ए एंड बी, नीचे क्योंकि खाली बी की ऊपर देखो खाली बी की वेरिएंस आई थी, तो इसलिए कोवेरिएंस के आगे 2 नहीं आया था, लेकिन अब नीचे दोनों की वेरिएंस आई है, इसलिए आगे 2 भी आ गया। ठीक है, अब जब वेट ऑफ बी आ गया, वेट ऑफ ए आ गया, तो वेट ऑफ बी तो अपने आप ही आ जाएगा 1 माइनस करके। तो यानी अगर हम इन वेट्स को मेंटेन करेंगे तो पोर्टफोलियो में हम डिसेंट रिटर्न कमा सकते हैं, मिनिमम रिस्क के साथ, मिनिमम रिस्क के साथ डिसेंट रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई। अब आ जाता है एक बड़ा कंसेप्ट कि हम अलग अलग मेथड से बीटा कैसे निकालें। अब देखिए इसकी मैंने क्लास में तो बहुत डेरिवेशन वगैरह, मतलब कम से कम जब क्लास में पढ़ाया होगा तो ये नोट्स 5-6 पेजेस के होंगे, मे बी उससे भी ज़्यादा नोट्स। लेकिन अब मैंने क्या किया, उन 5-6 पेजेस के नोट्स को कंडेंस करके सिर्फ ये 5 फॉर्मूले यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए हैं कि ये 5 फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। ठीक है जी, आइए पढ़ते हैं। तो देखिए बीटा कैसे निकाला जाता है। बीटा है क्या, बीटा का मतलब होता है सेंसिटिविटी ऑफ अ सिक्योरिटी रिटर्न विद द मार्केट रिटर्न, यानी मार्केट के चेंज होने से आपकी सिक्योरिटी का रिटर्न कितना चेंज होगा। जैसे एग्जांपल लो, मार्केट में 5% की रिटर्न आई है, मतलब मार्केट 5% बढ़ी है, तो आपकी सिक्योरिटी में कितना परसेंट रिटर्न आएगा, 5%, 3%, 2% या 8%, मतलब आप मार्केट से ज़्यादा उछलती है आपकी सिक्योरिटी या मार्केट के मुकाबले कम उछलती है। मार्केट जितना उछलता है उसके मुकाबले ज़्यादा उछलती है या कम उछलती है, ये नापने के लिए बीटा बनाया गया है। सो व्हाट इज बीटा, बीटा सेंसिटिविटी नापता है कि हमारी सिक्योरिटी का रिटर्न कितना चेंज होगा मार्केट के रिटर्न के हिसाब से, याद रखिएगा। तो आप बोलेंगे सर ये लगभग कोरिलेशन की तरह ही हुआ, यानी एक तरीके से हम इसमें कोरिलेशन नापने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी और मार्केट के बीच में कितना कोरिलेशन है। हाँ, कुछ हद तक आप ये कह सकते हो कि बीटा उसी का एक रूप है, उसी को नापने का एक और जरिया है, एक और तरीका है। तो चलिए एक एक करके बीटा के सारे फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए यूजिंग द परसेंटेज चेंज, अब अगर मैं कहता हूँ कि यूजिंग द परसेंटेज चेंज, तो इसका मतलब होता है कि अगर आपको परसेंटेज चेंज इन दी मार्केट रिटर्न पता हो और परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न पता हो, तो आप इन दोनों को डिवाइड करके बीटा निकाल सकते हैं। यानी एग्जांपल लो कि अगर आपकी मार्केट 10% चेंज हुई है, मार्केट में 10% का इंक्रीज आया, मानो निफ्टी 50 जो है वो पहले एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी 50 पहले एक्स लेवल पे थी, अब एक्स पॉइंट मतलब 1.1x पे पहुंच गई है, यानी 10% बढ़ गई है। तो अगर हम ये कहें कि चेंज इन मार्केट रिटर्न 10% है और मान लो हमारी सिक्योरिटी जो है, मान लो रिलायंस का शेयर है वो 20% बढ़ गया है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उसका बीटा 2 है, उसका बीटा 2 है, इससे ये पता लगता है। तो चेंज इन मार्केट रिटर्न, चेंज इन मार्केट रिटर्न और न्यूमरेटर में चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न। ठीक है, इसमें कोवेरियंस वाला भी फॉर्मूला हो सकता है, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट, यानी कोवेरियंस ऑफ अ सिक्योरिटी विद मार्केट अपॉन कोवेरियंस ऑफ मार्केट विद मार्केट। नीचे मार्केट और मार्केट, अब मार्केट और मार्केट का जो कोवेरियंस होगा वो एक्चुअली में वेरियंस बन जाएगा। जब एक्स का सॉरी जब एम का एम के साथ कोवेरियंस ढूंढोगे तो वो एक्चुअली में वेरियंस बन जाएगा। याद करो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको। अब देखो इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से सुने होने चाहिए। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको कि जैसे एक्स, हमने ऐसे बोला था कि अगर ए और बी दो सिक्योरिटीज हैं तो ए माइनस ए बार और बी माइनस बी बार, याद आया आपको, यानी दोनों के डेविएशंस के प्रोडक्ट का सम हमने किया था, उससे फिर हमारे पास कोवेरियंस आई थी, याद है। उसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि मार्केट को मार्केट के साथ ही करोगे कोवेरियंस तो उसी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी सिग्मा एम माइनस एम बार एम माइनस एम बार, तो एम माइनस एम बार का होल स्क्वायर आ जाएगा फिर तो एम माइनस एम का होल स्क्वायर, तो ये तो एक्चुअली में कोवेरियंस जो है वो वेरियंस बन जाएगा, वेरियंस का फॉर्मूला बन जाएगा, इसीलिए इसे वेरियंस भी लिख देते हैं कई बार। अब इधर और एक देखो, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एम, यानी अगर मुझे कोवेरियंस निकालनी है, अब याद करिए इसके लिए ना आपको सारे फॉर्मूलाज के आपस में रिलेशनशिप पता होने चाहिए। याद करो कोरिलेशन ऑफ ए कॉमा बी क्या था, वो था कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, याद आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा एम लिखूंगा तो वो होगा कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एम अपॉन
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। अब अगर मैं इन दोनों को उठा के उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा एम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एम। अगर मैं इस वैल्यू को यानी कोवेरियंस की जगह पे अगर मैं ये वैल्यू लिख दूं, यानी अगर मैं कोवेरियंस की जगह पे कोरिलेशन वाला फॉर्मूला लिख दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इमेजिन करो, इमेजिन करो कि ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपके लिए बन जाएगा कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा एम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम, और नीचे बन गया है वेरियंस। नीचे मैंने आपको बताया ना वेरियंस बन गई है, तो वेरियंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम का स्क्वायर। तो अगर इसके स्क्वायर से इसे काट दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा एम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। ये नया फॉर्मूला बन गया है ना। यही फॉर्मूला हमारा अगला फॉर्मूला है, कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा एम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। ऑलराइट, ये फॉर्मूला किस तरीके से डेवलप हुआ है मैंने समझा भी दिया आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें सेकेंड फॉर्मूला से थर्ड फॉर्मूला भी समझ आ गया। फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स एन मार्केट अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट। वही मैंने कहा ना, इसे वेरियंस ऑफ मार्केट भी लिख सकते हैं, तो आपने इसे वेरियंस ऑफ मार्केट लिख दिया। इसी बात के लिए रिग्रेशन भी लगाई जा सकती है। जैसे सोचो हमारे पास दो सिक्योरिटीज हैं, एक्स और वाई। अब पहले उन सबको ऐड करो, सिग्मा एक्स करो, सिग्मा वाई करो, डिवाइड बाय एन करो, डिवाइड बाय एन करोगे तो मीन आ जाएगा, फिर मीन आ जाएगी आपके पास, है ना। अब आप एक्स और वाई को इंटू करो। अब आपने डेविएशन का प्रोडक्ट नहीं किया, सीधा टर्म्स का प्रोडक्ट किया, एक्स और वाई का प्रोडक्ट किया सीधा। तो अब आपने एक्स और वाई को प्रोडक्ट किया, आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। और ये वाई का स्क्वायर किया और उसका भी सम कर दिया। अब ये बीटा का फॉर्मूला है, डायरेक्ट बीटा इससे भी आ सकता है, सिग्मा एक्स इंटू वाई का सम माइनस एन टाइम्स, मतलब कितनी टर्म्स है, इंटू मीन ऑफ एक्स इंटू मीन ऑफ वाई अपॉन वाई का स्क्वायर, ये जो हमने निकाला उसका सिग्मा, और फिर मीन ऑफ वाई का स्क्वायर इंटू एन। ये फॉर्मूला है बीटा का, जब हम रिग्रेशन के थ्रू निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आप एक्स और वाई की टर्म्स में भी लिख सकते हो या एक्स और एम की टर्म्स में भी लिख सकते हो। बेसिकली एक्स सिक्योरिटी है और वाई मार्केट है, या फिर वाई की जगह पे एम को भी सब्सटीट्यूट करके लिख सकते हो, एक ही बात है। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बीटा निकाल रहे हैं। बीटा किस किस के बीच में रिलेशनशिप है, सेंसिटिविटी किस किस के बीच में है, एक सिक्योरिटी के बीच में और एक मार्केट के बीच में। यानी सिक्योरिटी और मार्केट के बीच की सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन करता है बीटा। यानी हमारी सिक्योरिटी कितना चेंज होगी जब मार्केट चेंज होगी, ये नापता है बीटा। कि अगर मार्केट 10% चेंज हुई तो हमारी सिक्योरिटी कितनी चेंज होगी, 5%, 8%, 10%, 12%, कितने, वो नापने के लिए बीटा बना है। तो इसलिए इसका पहला फॉर्मूला भी यही बात समझाता है कि मार्केट में कितना चेंज आया, और न्यूमरेटर में लिखो कि सिक्योरिटी में कितना चेंज आया। अगर सिक्योरिटी में 12% का चेंज आया जब मार्केट में 10% का चेंज आया, यानी बीटा 1.2 है। बीटा 1.2 है यानी सेंसिटिविटी 1.1 से ज्यादा है। वैसे मार्केट की एवरेज रेट, एवरेज मार्केट की सेंसिटिविटी 1 होती है, मार्केट ऑफ बीटा 1 होता है, पूरी मार्केट का बीटा 1 होता है। ठीक है जी, तो बीटा भी समझ आ गया। मैं इस पर बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं सिखा रहा हूँ फॉर्मुलास की, ठीक है ना। अब एक और बात देखिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर एक्चुअल रिटर्न से ज्यादा है, अगर हमें लगता है कि किसी पोर्टफोलियो की उम्मीद ज्यादा है, कमाने की उम्मीद ज्यादा है, एक्चुअल रिटर्न से ज्यादा हम उम्मीद कर रहे थे, तो वो ओवर वैल्यूड है। यानी एक्चुअल रिटर्न कम आ रही है, यानी हम उस सिक्योरिटी को ज्यादा सोच रहे हैं लेकिन उसकी रिटर्न कम आ रही है, तो वो ओवर वैल्यूड है, उसे बेच देना चाहिए। पर अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है और एक्चुअल रिटर्न ज्यादा आ रही है, जितनी हमने सोची थी वो कम है, उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है सिक्योरिटी, तो वो सिक्योरिटी मार्केट में अभी अंडर वैल्यूड है, उसे बाय कर लेना चाहिए। ठीक है जी, आगे देखिए। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से ना कोरिलेशन और कोवेरियंस के फॉर्मूला लिखे हैं ताकि आपको सारे फॉर्मूला एक ही जगह दिखे। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। करेक्ट। इसका एक फॉर्मूला और है कोरिलेशन का, कोरिलेशन ऑफ ए कॉमा बी होता है कोरिलेशन ऑफ ए विद मार्केट इनटू कोरिलेशन ऑफ बी विद मार्केट। मतलब ए का मार्केट के साथ क्या कोरिलेशन है, बी का मार्केट के साथ क्या कोरिलेशन है, उन्हें प्रोडक्ट कर दो तो ए और बी के बीच में आपस में कोरिलेशन पता लग जाता है। यानी बड़ी अजीब बात है, देखो ए का मार्केट के साथ क्या कोरिलेशन है और ए बी का मार्केट के साथ क्या क्या कोरिलेशन है, उन्हें मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी आ जाएगा। ऐसे ही कोवेरियंस में देखिए, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था, याद है कि हमने डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला था,
उनका प्रोडक्ट किया था, उसे सम किया था, डिवाइड बाय उसकी फिर n करके यानी उसकी एवरेज निकाल ली थी। और जब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं साथ में तो फिर n नीचे नहीं आता, ये बात है ना आपको। जब प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाता है तो सिग्मा पी आना होता है, सिग्मा पी की वैल्यू 1 होती है तो उसे दिखाते नहीं है, क्योंकि सिग्मा पी नंबर ऑफ टर्म्स की जगह पे आ जाता है फिर, तो वो वही उसी की जगह पर हम रेप्लीकेट कर देते हैं फॉर्मूला को। तो ये भी कोवेरियंस का फॉर्मूला है। फिर हमने कोवेरियंस का एक और फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला, कि कोवेरियंस कैसे आ सकता है, कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई कर दो उधर तो भी आ सकता है। एक और फॉर्मूला है बीटा ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ बी इंटू मार्केट की वेरिएंस, बीटा ऑफ ए। अब देखो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये नए फॉर्मूले हैं आपके लिए, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। ये वाले फॉर्मूले अब तक हम ऊपर पढ़ते हुए आए हैं, यूज करते हुए आए हैं। ये वाले दो जो हाईलाइट किए मैंने फॉर्मूले, ये नए हैं। इन्हें भी कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसे देखो, अब ना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा होगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इतने सारे फॉर्मूले क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पका रहे हो। बच्चे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी एक ही फॉर्मूला से सॉल्व होंगे, दूसरे से सॉल्व ही नहीं होंगे, फिर आप फंस जाओगे। इसीलिए आपको एडवाइस यही है कि आप सारे फॉर्मूलाज पढ़कर जाएं। मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप सारे के सारे फॉर्मूलाज पढ़कर जाएं। बोलिए समझेंगे आप मेरी बात? गुड। तो हमने यहाँ पे बीटा ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट लिख दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर लिख दिया बेसिकली। कोवेरियंस ऑफ एक्स विद एक्स करते हो तो वेरिएंस आ जाती है, यही बात मैंने आपको बताया कि कोवेरियंस ऑफ मार्केट विद मार्केट करोगे तो वेरिएंस ऑफ मार्केट आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, जब ऐसे समझो, कोवेरियंस का फॉर्मूला समझो। अगर मैं बोलूं कि x कॉमा एक्स बार और यहां भी x कॉमा एक्स बार, जब दोनों में x कॉमा एक्स बार आ गया तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर तो वो वेरिएंस हो गया, फिर तो फॉर्मूला वेरिएंस का बन गया। तो कोवेरियंस ऑफ x विद x वेरिएंस ऑफ x होता है, ऐसे ही कोवेरियंस ऑफ मार्केट विद मार्केट वेरिएंस ऑफ मार्केट होता है, ठीक है ना। तो कोवेरियंस ऑफ x कॉमा एक्स वेरिएंस ऑफ x के बराबर है। ऐसे ही कोरिलेशन ऑफ x कॉमा एक्स, मतलब अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप अपने आप से कितने कोरिलेटेड हो? आप अपने आप से तो 100% कोरिलेटेड हो, आप और आप तो एक ही बात हो, एक ही चीज। अगर मैं बोलूं रिलायंस का शेयर, रिलायंस के शेयर से कितना कोरिलेटेड है, 100% कोरिलेटेड है, यानी 1 होगा, उनके बीच में कोरिलेशन 1 होगा, क्योंकि जब आप दोनों टर्म सेम ही रख रहे हो तो कोरिलेशन 1 होगा। लेकिन जब दोनों टर्म सेम रख रहे हो तो कोवेरियंस 1 नहीं होती, कोवेरियंस का मतलब होता है वेरियंस। कोवेरियंस क्या बन जाती है, वेरियंस बन जाती है जब दोनों टर्म सेम हो। दोबारा बोल रहा हूं, जब दोनों टर्म सेम हो तो उनके बीच की कोरिलेशन का आंसर क्या आएगा, 1। लेकिन जब दोनों टर्म सेम हो तो उनके बीच में कोवेरियंस का आंसर क्या आएगा, वेरियंस। अब इसी तरीके से कोवेरियंस मैट्रिक्स भी बनाने को कह सकता है एग्जाम में, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है इसके क्वेश्चन, तो बोलने को बोल सकता है। वैसे बोलता नहीं है यूजुअली, बट अगर कभी दे दे तो करना तो पड़ेगा ही ना एग्जाम में। तो देखिए कोवेरियंस मैट्रिक्स, जब एक्स वाई जेड 3 सिक्योरिटीज है हमारे पास, तो जो एक्स का एक्स के साथ कोवेरियंस है वो एक्चुअली में वेरियंस होता है, वाई का वाई के साथ कोवेरियंस है वो वेरियंस होता है, और जेड का जेड के साथ कोवेरियंस है वो वेरियंस होता है ना। तो ये कोवेरियंस की जगह पे वेरियंस आएंगी इन 3 जगहों पे। भला हम कोवेरियंस मैट्रिक्स रहे, हम क्या बना रहे हैं, 3 सिक्योरिटीज के बीच में कोवेरियंस मैट्रिक्स। 3 सिक्योरिटी, अब ऐसे में 2 के लिए भी बन सकता है, तो फिर उसमें ये वाला कॉलम हट जाएगा, ये रो और कॉलम्स हट जाएंगे, तो ये 2 सिक्योरिटीज के बीच में कोवेरियंस मैट्रिक्स है ना। ऐसे 3 का भी बन सकता है। तो बस एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें क्योंकि x का x के साथ कोवेरियंस आना है, y का y के साथ कोवेरियंस आना है, फिर z का z के साथ कोवेरियंस आना है, और आपको पता है कि जब दोनों चीजें सेम होती हैं तो वो कोवेरियंस एक्चुअली में वेरियंस बन जाता है, वेरियंस का आंसर देता है। तो इसलिए यहाँ पे वेरियंस ऑफ x, वेरियंस ऑफ y, वेरियंस ऑफ z रखना पड़ेगा। बाकी सब जगह यहाँ पे x और y का कोवेरियंस है, सो कोवेरियंस ऑफ x, y, और वो कोवेरियंस ऑफ y, x के बराबर होगा, ये दोनों टर्म्स बराबर होंगी, क्योंकि आप x का कोवेरियंस y से निकालो या y का कोवेरियंस x से निकालो, बात तो बराबर ही आएगी। ऐसे ही x का z से निकालो या z का x के साथ निकालो, आंसर तो बराबर ही आएगा। ये देखो, यानी ये दोनों टर्म्स बराबर होंगी, यानी ये दोनों टर्म्स बराबर होंगी, यानी ये दोनों टर्म्स बराबर होंगी, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। और ये जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, कुछ बच्चों ने जिन्होंने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़े होते हैं क्लास 12th में, उन्हें ये बात और याद आ रही होगी कि उन्होंने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में ऐसी बातें पढ़ी होंगी डायगोनल मैट्रिक्स वगैरह की, कि ये दोनों आपस में आइडेंटिकल होंगे, ये वाली टर्म्स बेसिकली, ये दोनों टर्म्स आइडेंटिकल, ये दोनों टर्म्स आइडेंटिकल, ये दोनों टर्म्स आइडेंटिकल, और ये तीनों वेरिएंस, ये कोवेरियंस मैट्रिक्स है। अब ऐसे ही कोरिलेशन मैट्रिक्स भी बन सकता है। कोरिलेशन मैट्रिक्स का मतलब होता है जब हम इधर 3 सिक्योरिटी लिख रहे हैं, इधर 3 सिक्योरिटी लिख रहे हैं और उनके बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हैं, तो जब x के साथ कोरिलेशन निकालोगे तो 1 आएगी। ये बात आपको बताई मैंने कि कोरिलेशन ऑफ x विद x 1 होती है,
x के साथ कोरिलेशन 1 होती है, y की y के साथ कोरिलेशन 1 होती है, z की z के साथ कोरिलेशन 1 होती है। तो ये तीनों डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 आ जाएगा और ये दोनों टर्म्स सेम होंगी, ये दोनों टर्म्स सेम होंगी, ये दोनों टर्म्स सेम होंगी। क्यों? क्योंकि जो कोरिलेशन x की y के साथ है वही कोरिलेशन y की भी x के साथ होगी। जो कोरिलेशन x की z के साथ है वही कोरिलेशन z की भी x के साथ होगी। जो कोरिलेशन y की z के साथ है वही कोरिलेशन z की भी y के साथ होगी। तो ये दोनों आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल। बात समझ आ गई आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स की? बोलिए, इतनी बातें क्लियर हैं आपको? पक्का समझ आ रहा है? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टिंग। देखिए, दो तरीके के रिस्क होते हैं। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी, बहुत बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब चीज़ें धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, है ना। तो अब हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टिंग। अब देखो, यहाँ से ना मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भैया टॉपिक थोड़ा टफ होने वाला है, ध्यान देना, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे लोग स्लिप करते हैं। बट ट्रस्ट मी, इवन इफ इट इज़ अ रिवीजन वीडियो, अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे, अगले आधा घंटा आप मेरा बात को पूरे ध्यान से सुनेंगे, तो जो बच्चों को बहुत टफ टफ टॉपिक लगता है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए, अगर आपने रूल्स को ध्यान से फॉलो किया, एक एक बात ध्यान से सुनिए। देखिए, जब हम किसी के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो या आप अपने लिए भी बना सकते हैं, जब अपने लिए आप पोर्टफोलियो सेट कर रहे हैं तो आपको दो बातें ध्यान देनी है रिस्क के बारे में। देखो, हमेशा ना सिर्फ ये मत देखो कि पोर्टफोलियो कितना कमा रहा है, ये भी तो देखो कि उस कमाई के साथ कितना रिस्क, कितना जोखिम उठा रहे हैं, ये भी तो मैटर करेगा। देखिए, जोखिम होते हैं दो तरह के, रिस्क जो है इन्वेस्टिंग में वो दो तरह के हैं। एक होते हैं जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हैं, जिन्हें बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। देखिए, अनसिस्टमैटिक रिस्क से ना डरा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये कंपनी स्पेसिफिक है। मान लो मैं एक कंपनी में लगाऊंगा तो मुझे उस कंपनी में से रिस्क है कि वो कंपनी डूब सकती है। पर अगर मैं अपने पैसे को 20-30 कंपनियों में लगा दूंगा, सोचो मैं अपने पूरे पैसे को 20-30-25 कंपनियों में बांट दूं, तो अगर मैं इतनी सारी कंपनियों में बांट दूंगा अपना पैसा, तो मुझे एक किसी कंपनी के डूबने का रिस्क उतना मैटर नहीं करेगा ना, क्योंकि मेरा पैसा तो उसके पास 2-3%, 4% लगा होगा। अगर एक कंपनी डूब भी गई तो 4% पैसा डूबा, बाकी का 96% तो सेफ है, बाकी का पैसा तो ग्रो भी कर रहा होगा, तो इफेक्टिवली फिर भी मैंने एनुअली कुछ ना कुछ कमाया होगा। तो इसीलिए जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है, ये जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को बढ़ाते जाओगे, यानी डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाते जाओगे, सोचो मेरे मेरे पोर्टफोलियो में एक ही सिक्योरिटी है, तो उसका रिस्क मुझे पूरा झेलना पड़ रहा है। पर अगर मेरे पोर्टफोलियो में 2 सिक्योरिटीज आ गई, तो मेरा रिस्क बँट गया उन दोनों में, तो मेरा रिस्क कम हो गया। जैसे-जैसे बढ़ती जाएँगी, अगर मेरे पास 25 सिक्योरिटीज़ हो गई मान लो, तो मेरा रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है 20 से 30 कंपनीज़ में जब आप इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई कर देते हैं, तो आपका जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कम होता जाता है। ठीक है? ये जो रिस्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे तो आप डाइवर्सिफ़ाई अवे कर सकते हो, यानी इस रिस्क को तो आप बाँट सकते हो, खत्म कर सकते हो। कैसे? एक कंपनी में ज़्यादा पैसा मत लगाओ। कहा जाता है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, यानी अपने सभी एग्स को सेम बास्केट में मत रखो। अगर बास्केट गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएँगे। इसलिए बेटर है कि आप अपने अपने पैसे को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलग-अलग जगह बाँट के रखो, यही सिखाया जाता है हमें। तो इसीलिए अगर हम अलग ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में बाँट कर पैसा लगाएँगे, तो हमें अनसिस्टमैटिक रिस्क का इम्पैक्ट जो है वो कम से कम फ़ील होगा। ये बात समझ आ गई। लेकिन जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो बिज़नेस के, वो बेसिकली बिज़नेस स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क नहीं है, वो मार्केट का रिस्क है, जोखिम है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोविड आ गया, अब पूरी मार्केट ही डाउन हो गई, तो पूरी मार्केट चौपट हो जाएगी ना। अब भाई कोई फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो गई, मान लो दुनिया में कहीं, तो पूरी की पूरी मार्केट ही डाउन हो जाएगी ना, फिर उसे तो कोई नहीं रोक सकता। तो इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। ये बेसिकली आप ये मान सकते हैं, ये वो रिस्क हैं जो डाइवर्सिफ़ाई अवे नहीं हो सकते, इन्हें डाइवर्सिफ़ाई अवे नहीं कर सकते। देखो, इन्हें बीटा से नापा जाता है। बीटा इस रिस्क को नापने के लिए काम में बना है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इन दोनों को मिलाकर नापती है। यानी आप इस बात को समझें कि जब आप वेरिएंस नापते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन नापते हैं ना, तो वो दोनों रिस्क को मिलाकर नाप रही होती है। यानी वो अनसिस्टमैटिक रिस्क जिसे डाइवर्सिफाई अवे किया जा सकता है, जो जो उतना इंपॉर्टेंट रिस्क नहीं है, उसे भी नाप रही होती है, और साथ ही साथ सिस्टमैटिक रिस्क को भी नाप रही होती है। तो ये इन दोनों को नाप रहा होता है जब हम वेरिएंस नापते हैं। लेकिन जब हम बीटा से रिस्क निकालते हैं, तो हम सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क निकाल रहे होते हैं। अब आप मुझे बताओ कौन सा रिस्क ज़्यादा मीनिंगफुल है? ऑब्वियसली सिस्टमैटिक रिस्क निकालना ज़्यादा मीनिंगफुल है। क्यों? क्योंकि इस रिस्क में तो अडल्ट्रेशन है। अडल्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि इस रिस्क के अंदर वो रिस्क भी इन्वॉल्व है
जिससे हम पीछा छुड़ा सकते हैं, जिसे हम डाइवर्सिफाई अवे कर सकते हैं। यानी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाओ, ये वाला रिस्क खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो सकता है। तो जो रिस्क खत्म हो सकता है उसकी चिंता क्यों करनी? यानी मैं ये कहता हूँ कि वेरिएंस हमें ज़्यादा चिंता में डाल देता है, ज़्यादा रिस्क दिखाता है, क्योंकि उस रिस्क में वो रिस्क भी है जो डाइवर्सिफाई अवे हो सकता है। जबकि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर करो तो आपका ये वाला रिस्क हट जाएगा। तो आपको चिंता खाली सिस्टमैटिक रिस्क की होनी चाहिए। यही डिस्कशन यहाँ पे हमने किया है सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क का, कि बीटा से नापा जाता है सिस्टमैटिक रिस्क जो सीएपीएम वाले मॉडल में यूज होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में पैसा लगाकर डाइवर्सिफाई अवे कर सकते हैं। इसके नाम क्या है? रैंडम एरर, एरर टर्म्स, रेजिडुअल रिस्क, ऐसे नाम लिखे होते हैं तो समझ जाना कि वो अनसिस्टमैटिक रिस्क के नाम है। अगर क्वेश्चन में रैंडम एरर, एरर टर्म्स, रेजिडुअल रिस्क ऐसा कुछ बोला हो तो वो अनसिस्टमैटिक रिस्क का नाम है। बीटा से जब रिप्रेजेंटेशन की जाती है तो वो सिस्टमैटिक रिस्क की जाती है। तो मैंने अभी इन शॉर्ट पिछले 4-5 मिनट में आपको 2 चीज़ें बताई कि 2 तरह के रिस्क हैं। एक रिस्क है सिस्टमैटिक, जो जिससे हमें डरना चाहिए, जो सीरियस रिस्क है। एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिससे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस रिस्क नहीं होता। इस रिस्क को हम डाइवर्सिफाई अवे कर सकते हैं। ठीक है ना? अब जो सीएपीएम का मॉडल है, जो सीएपीएम मॉडल में जब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हो तो वो क्या होता है? वो होता है ना आरएफ प्लस बीटा टाइम्स ईआरएम माइनस आरएफ, यानी जिसे आप बोलते हो रिस्क प्रीमियम। ये तो रिस्क प्रीमियम है इनटू बीटा। तो जो आप एक्चुअली में बीटा कर रहे होते हो, बीटा ऑफ सिक्योरिटी होता है अपॉन बीटा ऑफ मार्केट, और बीटा ऑफ मार्केट 1 होता है, तो इसलिए उसे दिखाते नहीं है कभी भी। तो आप बीटा ऑफ सिक्योरिटी को लिखते हो। तो बीटा ऑफ सिक्योरिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ बीटा ऑफ सिक्योरिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे सिस्टमैटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सिस्टमैटिक रिस्क। अब मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि अगले आधे घंटे का डिस्कशन इसी बात पे डिपेंडेंट है, इसी डिस्कशन पे डिपेंडेंट है। अगले हाफ एन आवर का डिस्कशन याद रखना, अगले आधे घंटे में जो भी पढ़ाऊंगा वो सब कुछ इन्हीं दोनों टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। और जिस बच्चे ने ये दोनों टर्म ठीक से नहीं समझी उसे आगे का कुछ भी नहीं समझ आ पाएगा, याद रखना। तो यानी 2 तरीके के रिस्क हैं। एक टोटल रिस्क वेरिएंस के थ्रू नापते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू नापते हैं, और एक सिस्टमैटिक रिस्क जो कि जेन्युइन रिस्क है, जिसे हम डाइवर्सिफाई अवे नहीं कर सकते, जिससे हमें डरना चाहिए, वो बीटा के थ्रू नापता है। और अनसिस्टमैटिक रिस्क में बेसिकली डाइवर्सिफाई अवे कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके टोटल रिस्क आता है। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर हम कभी भी ये जानना चाहते हैं कि हम कितना कमा रहे हैं, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि चलो आप एक शेयर खरीद लो, कोई रिस्की वाला शेयर, मान लो मैंने बोला पेटीएम खरीद लो, मान लो येस बैंक खरीद लो, ऐसे मैंने आपको रिस्की शेयर बोला, वोडाफोन बोल दिया। अब रिस्की शेयर में आपकी कमाई ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हो सकता है आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो। तो आपको सिर्फ कमाई ज़्यादा को नहीं देखना चाहिए, आपको रिस्क को भी देखना चाहिए। इसीलिए 3 लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया। ये 3 लोग थे, शार्पी, ट्रेनर और जेंसन। अलग-अलग समय पे अलग-अलग लोगों ने डिस्कशन किया। शार्पी ने क्या कहा? इसने कहा कि देखो, हम कभी भी सिर्फ रिटर्न ना देखें किसी सिक्योरिटी की, किसी पोर्टफोलियो की, चाहे सिक्योरिटी की बात करो, चाहे पोर्टफोलियो की बात करो, मतलब एक सिक्योरिटी की बात करो या पूरे पोर्टफोलियो की बात करो, पर जब बात करो तो सिर्फ रिटर्न मत देखो या सिर्फ रिस्क मत देखो, पर ये देखो कि रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क कितना आ रहा है। यानी आप जोखिम उठाकर कितना कमा रहे हो, पर जोखिम कितना कमा रहे हो। जैसे मैं बोलूँ ना, अब एक बात हो, पीई रेशियो क्या नापता है? इमेजिन करो, पीई रेशियो क्या नापता है? पीई रेशियो कहता है कि एक शेयर का प्राइस कितना है और उसकी अर्निंग कितनी है। तो यानी अगर एक शेयर का प्राइस 120 रुपये है, अर्निंग 10 रुपये है, तो मैं बोलता हूँ 12 रुपये पर शेयर, पर रुपी। यानी आप 1 रुपये की कमाई के लिए 12 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसे समझाता हूँ ना मैं, कि 1 रुपये की कमाई के लिए 12 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो बेसिकली 1 रुपये के लिए कितना? अब इसी तरीके से शार्पी ने कहा कि देखो, जब आप रिस्क रिटर्न को भी देखते हो तो ऐसे ही देखो। आप ये देखो कि आप कितनी एक्सेस रिटर्न कमा रहे हो, और ये देखो कि आपका एक्सेस रिस्क कितना है। अब आप मुझसे पूछोगे एक्सेस रिटर्न, एक्सेस रिस्क, इसका मतलब सोचो, आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, आपका पोर्टफोलियो कमा रहा है 25%, ठीक है। लेकिन अगर ये पोर्टफोलियो आप ना बनाते, यहां पैसा ना लगाते, तो उस पैसे को आप कहीं रिस्क फ्री जगह पे लगाते, मे बी ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगा देते। मान लो ट्रेजरी बॉन्ड्स का रेट है, एग्जाम्पल ले लो 10%, कि आपके देश में ट्रेजरी बॉन्ड्स का रेट है 10%, यानी अगर आप सरकार को भी पैसा दे देते तो 10% तो वो भी कमा के दे देते। अब मैंने एक जगह पोर्टफोलियो में पैसे लगाए जहां 25% की कमाई है, लेकिन अगर मैं ये रिस्क ना लेता, जोखिम ना लेता, पोर्टफोलियो ना बनाता, तो उस पैसे को मैं रिस्क फ्री जगह पे लगा सकता था, और रिस्क फ्री जगह पे मेरी कमाई होती 10%। तो यानी मैंने 15% अधिक कमाया। ये बात क्लियर है कि मैंने 15% अधिक कमाया। इज दिस ऑल क्लियर? ये बात आपको समझ आ गई कि मैंने 15% अधिक कमाया। लेकिन 15% अधिक कमाने के लिए मैंने रिस्क कितना लिया, वो भी तो मैटर करेगा। वो भी तो मैटर करेगा कि मैं ये तो बड़ा चौड़े में कह रहा हूँ, मैंने 15% ज़्यादा कमा के दिखाया। अरे भाई, 15% ज़्यादा कमाया तो रिस्क फ्री एसेट से कितना अधिक रिस्क उठाया, ये भी तो देखो। तो आप ये देखो
कि आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कितनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट कितनी है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट तो जीरो होती है। रिस्क फ्री एसेट का मतलब है रिस्क ही नहीं है, रिस्क ही नहीं है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही नहीं होगी, जीरो होगा। तो उसके लिए तो रिस्क फ्री की स्टैंडर्ड डेविएशन तो जीरो है। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया, बेसिकली इसे -0 ना भी करो तो चल जाएगा। तो डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो से, यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो को देखो तो आप ये देखो कि आपने कितना अधिक कमाया और आप डिनोमिनेटर में देखो कि कितना अधिक रिस्क लिया। मान लो कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट जो कि जीरो है उससे माइनस कर दिया। ये बोलता है शार्पी रेशियो। तो शार्पी ये कहता है कि आप कितना अधिक कमा रहे हो पर यूनिट ऑफ रिस्क। तो देखिए शार्पी ने क्या बताया, उन्होंने बोला कि आप रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो को देखो माइनस रिटर्न एक पोर्टफोलियो की देखो और उसमें से रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री एसेट माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो देखो माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट देखो। तो आपने एक्सेस रिटर्न ओवर रिस्क फ्री एसेट देखा कि रिटर्न कितनी एक्सेस है और फिर रिस्क कितना एक्सेस है ये देखा। इन दोनों को डिवाइड किया, जितना हायर होगा उतना बेटर होगा, ठीक है ना, हायर इज बेटर। ठीक है, अब शार्पी ने बड़ा अच्छा फॉर्मूला लिखा, सब लोगों ने उसे प्रेस करा, लेकिन कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट बोला। कुछ लोगों ने बोला शार्पी तुमने ये रिस्क जो लिया है गलत लिया है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे रखो। स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे रखने का मतलब है टोटल रिस्क को देखो। अरे टोटल रिस्क को क्यों देख रहे हो? टोटल रिस्क तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, इस टोटल रिस्क की तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि टोटल रिस्क में जब आप देखते हो स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हो तो आप टोटल रिस्क देख रहे हो। अब टोटल रिस्क में से काफी सारा रिस्क तो ऐसा है जिसे हम डाइवर्सिफाई अवे कर सकते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? खाली सिस्टमैटिक रिस्क, तो खाली बीटा देखना चाहिए। तो ट्रेनर ने इस फॉर्मूले को करेक्ट किया, न्यूमरेटर को सेम रखा लेकिन डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह बीटा को रख दिया। तो देखो इन दोनों की रेशियो में अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं कि क्या अंतर है शार्पी में और ट्रेनर में, तो आप ये बोलोगे शार्पी ने अपनी रेशियो में ये देखा कि एक्सेस रिटर्न कितना कमाया, एक्सेस टोटल रिस्क देखकर, टोटल एक्सेस रिस्क को देखकर कि हमने जोखिम टोटल में कितना उठाया है। यहां पे उसने कहा कि टोटल रिस्क को मत देखो, सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को देखो। तो यहां पे उन्होंने बीटा को रख दिया। तो बीटा ऑफ रिस्क फ्री एसेट तो अभी भी जीरो ही होता है, तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिनोमिनेटर में आ गया। देखो मैं ये कहता हूं ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस एक बात का अंतर है कि यहां डिनोमिनेटर में टोटल रिस्क आया है, यहां डिनोमिनेटर में सिस्टमैटिक रिस्क आया है, बस ये अंतर है। तो आई होप आप शार्पी और ट्रेनर दोनों समझ गए। दोनों में हायर इज बेटर। जितना हाई, मान लो मेरे पास 2-3 पोर्टफोलियो है, मैंने सबके लिए शार्पी रेशियो निकाली, तो जिसकी शार्पी रेशियो हाईएस्ट होगी वो जीत जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो हाई शार्पी ट्रेनर दोनों समझ आ गए। शार्पी से बेटर था ट्रेनर, मेरे हिसाब से तो शार्पी से बेटर था ट्रेनर, बट दोनों को अच्छी एक्सेप्टेंस मिलती है दुनिया में, ऐसा कंपैरिजन अपने माइंड में मत लाना। ठीक है, अब बात आती है जेनसन अल्फा की। जेनसन अल्फा क्या कहता था? जेनसन अल्फा ने कहा कि जो सीएपीएम मॉडल है आप उससे कितना ज्यादा कमा के दिखा रहे हो, क्योंकि सीएपीएम मॉडल में बीटा ऑलरेडी आ जाता है। याद करो, सीएपीएम मॉडल जब आप लेते हो, इसमें रिटर्न देखते हो तो आप इसके अंदर बीटा ऑलरेडी कंसीडर कर रहे हो, यानी आपने रिस्क को ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, रिस्क फ्री एसेट की अर्निंग को भी कंसीडर कर लिया है। तो ये कहता है कि आपने रिस्क फ्री एसेट से कितना अधिक कमाया है, यानी आप ये देखना चाह रहे हो कि आपने रिस्क फ्री एसेट से अधिक कितना कमाया है ना। तो ये तो आपने देख लिया, तो आप यही बोलता है कि आपका सीएपीएम मॉडल से आप कितना ज्यादा कमा रहे हो, क्योंकि सीएपीएम मॉडल में रिस्क भी कवर अप हो गया, रिस्क की कमाई भी देखो, रिस्क फ्री भी कमाई कवर हो गई, रिस्क की कमाई भी कवर हो गई। तो आप रिस्क फ्री और रिस्क की कमाई से अधिक कितना कमा रहे हो। तो अगर जेनसन अल्फा पॉजिटिव है, यानी जो इसका आंसर आता है अगर वो अल्फा पॉजिटिव आता है तो फेवरेबल सिक्योरिटी है, खरीद लेनी चाहिए। अगर नेगेटिव आता है तो अनफेवरेबल है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि याद रखना, मैं जेनसन अल्फा को सिर्फ देखो, मैं पूरी डेरिवेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैंने जो क्लास में सिखाई है वो मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बहुत शॉर्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ, रिवीजन वीडियो है। आप इस बात को रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि ये कोई क्लास वीडियो नहीं है। यहाँ तक पहुंचने में तो मुझे लगता है मैंने 10 क्लासें लगा दी होंगी अब तक, जब तक पढ़ा रहा हूँ चैप्टर तो 10 क्लास में यहाँ तक पहुंचे होंगे, क्वेश्चंस किए होंगे, कितने तरह के क्वेश्चंस किए होंगे। अभी तो हम फास्ट में रिवीजन कर रहे हैं खाली, है ना। तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि आपका पोर्टफोलियो कितना कमा रहा है, और आप ये देखो कि सीएपीएम की कमाई की एक्सपेक्टेशन कितनी थी, तो आप उम्मीद से कितना ज्यादा कमा रहे हो। अगर उम्मीद से ज्यादा कमा रहे हो तो पॉजिटिव अल्फा है, ये बोलता है जेनसन। आई होप ये तीनों फॉर्मूला भी क्लियर हो गए आपको, करेक्ट। चलिए अब हम आते हैं एक भयंकर टॉपिक पे, इस पे ध्यान रखना। इसमें मैंने 4 केसेस बनाए हैं, इन्हीं 4 केसेस में से कोई एक का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ज्यादातर ध्यान से सुनिएगा। जब हम टोटल रिस्क को डिवाइड करते हैं सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क में, आज मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। देखिए कि ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि
एक पोर्टफोलियो का या एक सिक्योरिटी का, देखो जो मैं बोलूंगा ना वो सारी बातें एक सिक्योरिटी के लिए भी ट्रू है, एक पोर्टफोलियो के लिए भी ट्रू है। पोर्टफोलियो मतलब ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी जो हमने डिसाइड कर रखा है, एक स्पेसिफिक वेट्स के अकॉर्डिंग हमने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन किया है। तो देखो टोटल रिस्क जो है, टोटल रिस्क जो है उसके दो हिस्से हैं। एक है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क वो है जो हमें सहना पड़ेगा, जिसे हम डाइवर्सिफाई अवे नहीं कर सकते। और एक है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है जिसे हमें सहना नहीं पड़ता, हम इसे डाइवर्सिफाई अवे कर सकते हैं। तो अगर एक इमेजिन करो मैं दो तीन बातें आपसे कर रहा हूं, फिर मैं इरेज करूंगा ये सब, ठीक है ना। अगर मुझे टोटल रिस्क पता है और मुझे सिस्टमैटिक रिस्क निकालना आता है, तो मैं अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालूंगा? टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, सिंपल। कैसे निकालूंगा? टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। तो पहले जो दो केसेस हैं उनमें यही फॉर्मूला लगाएंगे कि हम पहले टोटल रिस्क निकालेंगे, फिर हम सिस्टमैटिक रिस्क निकालेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करके अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल देंगे, सिंपल, आंसर खत्म। पर सर टोटल रिस्क कैसे आता है, सिस्टमैटिक रिस्क कैसे आता है, ये भी तो बताओ। बिल्कुल ठीक, इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखो जो टोटल रिस्क यहाँ पे हम नापते हैं वो वेरिएंस के थ्रू नापते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू नहीं नाप रहे, वेरिएंस यानी स्क्वायर करके नाप रहे हैं। तो बेसिकली आप जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर कर दो, तो आपके पास टोटल रिस्क आ जाएगा। वेरिएंस की हेल्प से टोटल रिस्क आ जाएगा, ठीक है। अब वेरिएंस की हेल्प से जब टोटल रिस्क आ जाएगा तो अब आपको निकालना है सिस्टमैटिक रिस्क। अब एक बात ध्यान रखनी है कि आप जो कैलकुलेशन करोगे वो एक सिक्योरिटी के लिए भी हो सकती है, यानी सिंगल सिक्योरिटी, जैसे सोचो ए के लिए, तो पूरे फॉर्मूला में जो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होगी, जो भी यूज होगा वो उसमें साथ में ए आएगा। और वो पूरे पोर्टफोलियो के लिए भी हो सकती है, तो पोर्टफोलियो के लिए होगी तो यहाँ पी आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? बेसिकली टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक रिस्क को हटा दो तो अनसिस्टमैटिक रिस्क आएगा। आइए मेरी बातों को याद रखिएगा और सुनिएगा। पहले पढ़ेंगे शार्पी मॉडल फॉर एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी, फिर पढ़ेंगे शार्पी मॉडल फॉर अ पोर्टफोलियो। दो बातें इकट्ठी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। केस वन केस टू। केस वन देखो, आपको पहले टोटल रिस्क लिखना है। टोटल रिस्क ऑफ अ सिंगल सिक्योरिटी, इंडिविजुअल सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो वो कैसे निकालोगे? आप उसकी वेरिएंस निकाल दोगे। अब वेरिएंस यूज कर रहा हूं मैं ऑफ अ सिक्योरिटी, पोर्टफोलियो की नहीं, एक सिक्योरिटी की वेरिएंस को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। एक सिक्योरिटी की वेरिएंस, आपको वेरिएंस कैसे आती है वो मैं सिखा चुका हूं पहले। तो आपने एक सिक्योरिटी की वेरिएंस लिख ली। अब जब आपने एक सिक्योरिटी की वेरिएंस लिख ली तो आप एक काम करो, उस सिक्योरिटी की वेरिएंस को यहाँ पे लाओ, इधर सिक्योरिटी की वेरिएंस को इधर रख दो टोटल रिस्क में। अब सिस्टमैटिक रिस्क निकालो। सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जिसे डाइवर्सिफाई अवे नहीं कर सकते, जिसे डाइवर्सिफाई अवे नहीं कर सकते, जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क नहीं है, जो पूरी मार्केट का रिस्क है। तो आप क्या करो, आप ये देखो कि उस सिक्योरिटी का बीटा कितना है और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। क्यों? क्योंकि ये वो रिस्क है जो पूरी मार्केट को है, इसलिए मार्केट के स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर किया और बीटा को भी स्क्वायर किया। अब आप मुझसे पूछोगे स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएंस यूज किया हुआ है। इस फॉर्मूला में यहाँ पे वेरिएंस रखा है, क्या यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन रखा है? नहीं। अगर यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन रख रहे होते तो ये स्क्वायर्स भी ना हो रहे होते। बट क्योंकि अब देखो ये मैंने नहीं डिसाइड किया, ये शार्पी के फॉर्मूलाज हैं, शार्पी ने डिसाइड किया ये मॉडल, तो आपको उसके फॉर्मूला की, उसके मॉडल की रिस्पेक्ट करनी है ना। अब डेरिवेशन वगैरह सब क्लास के अंदर डिस्कस्ड है, वो यहाँ नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। शार्पी ने क्या कहा कि जो टोटल रिस्क है वो वेरिएंस के थ्रू नापो, फिर आप एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी के बीटा को निकालो, उसके बीटा को स्क्वायर करो, और फिर मार्केट के स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालो। मार्केट के, सिक्योरिटी के नहीं, मार्केट के, जो पूरी मार्केट का है उसे निकालो और फिर उसको स्क्वायर करो। इसकी हेल्प से आपको सिस्टमैटिक रिस्क मिल जाएगा सिक्योरिटी का। और अब आप टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक रिस्क माइनस कर दो तो आपके पास अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। ये एक सिक्योरिटी के लिए है। ये मेरा केस नंबर 1 था। अब मुझे एक आप ही बताओ, अगर मैं केस नंबर 2 पे जाऊंगा तो जब मैं शार्पी मॉडल फॉर एन पोर्टफोलियो लिख दूंगा, पोर्टफोलियो, तो क्या फर्क होगा? कुछ भी फर्क नहीं होगा। कैसे? आप लिखोगे टोटल रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ अ पोर्टफोलियो माइनस सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। ये मार्केट ही रहेगा। बस जहां जहां एस था, एस यानी एक सिक्योरिटी थी, वहां वहां पोर्टफोलियो काम आ जाएगा, वहां वहां पोर्टफोलियो यूज हो जाएगा। और इसे सॉल्व कर दो, आपके पास सिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। अब आप टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक रिस्क माइनस कर दो तो आपके पास अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। आपके पास टोटल रिस्क में से अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क माइनस कर दो तो आपके पास
अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? जब आप टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक रिस्क माइनस कर दोगे तो अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए है, सेम चीज पोर्टफोलियो के लिए है यहाँ पे। आई होप दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हो गए। आपके माइंड में ना वो थीम होनी चाहिए कि हाँ हमें पता है कि टोटल रिस्क में दो तरह के रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक वो होते हैं जिन्हें डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, ये बीटा के थ्रू निकलते हैं। ये अनसिस्टमैटिक रिस्क होते हैं जो बचे हुए रिस्क होते हैं, रेजिडुअल एरर होता है ना, और ये वेरिएंस के थ्रू निकलते हैं। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? परफेक्ट। अब इसका तीसरा केस थोड़ा टफ है। तीसरा केस तब है जब हमें टोटल रिस्क पहले ना पता हो। अब हमें ये नहीं पता, अब इस क्वेश्चन में वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो नहीं पता, नहीं निकल भी सकती। अगर निकल सकती होती तो वो केस 1 या 2 में चला जाता। मान लो कि मुझे वेरिएंस पता भी नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं गिवन, और निकल भी नहीं सकती। वेरिएंस पता भी नहीं है और वेरिएंस निकल भी नहीं सकती। सोचो 4 सिक्योरिटी का मॉडल दे दे, 5 सिक्योरिटी का मॉडल दे दे। अब 5 सिक्योरिटी के मॉडल में आप वेरिएंस कैसे निकालोगे? याद करो, वेरिएंस कैसे निकालते थे आप? एक बात बताओ, आप वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालते थे? आप ऐसे करते थे ना, जैसे 2 सिक्योरिटीज हैं तो आप बोलते थे कि चलो हम एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए का स्क्वायर कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी का स्क्वायर कर देते हैं। फिर हम 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी, फिर कोरिलेशन ऑफ ए कॉमा बी। ये तो टू सिक्योरिटी मॉडल है। 2 वाला लगा दोगे, 3 वाला लगा दोगे, और 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला। अगर मान लो वो आपको एग्जाम में दे दे 5 सिक्योरिटी और 5 सिक्योरिटी का मॉडल बोल दे, तो 5 सिक्योरिटी मॉडल में हम तो वेरिएंस तक, अब ये तो पूरा अंडर रूट करोगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी, स्क्वायर करोगे, वेरिएंस आएगी। बट वो सब चीजें अब हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि 5 सिक्योरिटी, देखो 2 सिक्योरिटी 3 सिक्योरिटी में हम निकाल सकते हैं टोटल रिस्क, है ना। ये जो टोटल रिस्क है हमारा, ये हम, यानी ये वेरिएंस है, ये हम 2 सिक्योरिटी 3 सिक्योरिटी में निकाल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में गिवन हो। पर 5 सिक्योरिटी आ गई तो कहाँ से निकालूंगा? निकाल ही नहीं पाऊंगा। अगर मेरे पास 5 सिक्योरिटी आ गई तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा? अगर 5 सिक्योरिटी आ गई, 4 सिक्योरिटी आ गई, तो याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन आपको हिंट भी देगा। क्वेश्चन को पता है कि अब आपको टोटल रिस्क नहीं निकल रहा, टोटल रिस्क नहीं पता, नहीं निकल रहा। देखो, टोटल रिस्क नहीं गिवन है, नहीं निकल सकता, ना ही पता है, ना ही निकल सकता है। फिर क्या करेंगे? तो ऐसे में हम पहले तो सिस्टमैटिक रिस्क निकाल लेंगे। सिस्टमैटिक रिस्क तो आसान है, बीटा का स्क्वायर करो, मार्केट के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करो, ये तो निकल जाएगा। ये तो गिवन होगा क्वेश्चन में, दोनों टर्म्स लिख दो और स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो। अब आप क्या करो, आप जो 4-5 सिक्योरिटीज है उनका नाम लिखो, उनका अनसिस्टमैटिक रिस्क क्वेश्चन में गिवन होगा। अनसिस्टमैटिक रिस्क गिवन होगा किस नाम से? रेजिडुअल एरर। देखो मैंने बोले थे ना इसके नाम कई सारे, इधर 3-4 नाम बोले थे, उनमें से कोई नाम होगा, रैंडम एरर, एक एरर टर्म, रेजिडुअल रिस्क, ऐसा कोई नाम लिखा होगा। वो अनसिस्टमैटिक रिस्क के नाम होते हैं। तो ऐसा कोई नाम क्वेश्चन में दिया होगा, उसे ढूंढना। तो जो अनसिस्टमैटिक रिस्क लिखे होंगे उनके स्क्वायर्स करो और उन्हें वेट्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, वेट के स्क्वायर से, वेट का स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करो। क्यों सर ये स्क्वायर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो वेरिएंस का निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं निकाल रहे। अब ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, शार्पी का फॉर्मूला मानना पड़ेगा आपको, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, अनसिस्टमैटिक रिस्क लिखो चारों सिक्योरिटीज का, अगर 4 सिक्योरिटीज है उन सबके वेट्स के स्क्वायर लिखो, सिक्योरिटीज के स्टैंडर्ड डेविएशन के, यहाँ पे भी वेरिएंस लिख दो सबकी, वो भी अनसिस्टमैटिक रिस्क की, वो भी अनसिस्टमैटिक रिस्क लिख दो, उनके स्क्वायर लिख दो अनसिस्टमैटिक रिस्क के, फिर साथ में वेट्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनको जो ऐड मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, जब ऐड करोगे तो अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। यानी बेसिकली इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। सिस्टमैटिक रिस्क हमने निकाल लिया होगा। अब आप अनसिस्टमैटिक रिस्क प्लस सिस्टमैटिक रिस्क इन दोनों को ऐड करो, टोटल रिस्क आ जाएगा। यानी इस बार हम टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक रिस्क माइनस करके अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं निकाल रहे, ऐसा नहीं कर रहे, जबकि उल्टा कर रहे हैं। अब हम सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क को ऐड करके टोटल रिस्क निकाल रहे हैं। ये थर्ड टाइप उस पे बेस्ड है, इसके ऊपर भी बेस्ड मैंने क्वेश्चन क्लास के अंदर किया हुआ है। याद है आपको? समझ आ गई आपको मेरी बात? ये तब की टाइप है जब हमें टोटल रिस्क नहीं पता होगा और अनसिस्टमैटिक रिस्क अलग अलग सिक्योरिटीज का क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा। ठीक है। अब चौथा है इसी में, जब हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वाला मेथड यूज करना होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होती है ना, आर जो होती है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, जैसे सिक्योरिटी और मार्केट के बीच में या पोर्टफोलियो और मार्केट के बीच में कोरिलेशन होती है। कोरिलेशन दी होगी क्वेश्चन में, सिक्योरिटी और मार्केट के बीच में या सिक्योरिटी पोर्टफोलियो और मार्केट के बीच में कोरिलेशन गिवन होगी।
तो आप पहले कोरिलेशन के स्क्वायर कर दो। जब कोरिलेशन का स्क्वायर कर दोगे तो उसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये वर्ड याद रखना, आर का मतलब होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। याद रखना इस बात को, ठीक है ना। पर जब आप इसका स्क्वायर कर देते हो तो ये बन जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का कोफिशिएंट बन जाता है। जो आर का स्क्वायर होता है वो डिटर्मिनेशन का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो अब ऐसे में टोटल रिस्क अगर हमें दिया हो, निकालना हो, तो आप कैसे निकालते हो? सिस्टमैटिक रिस्क निकलेगा टोटल रिस्क इनटू आर स्क्वायर की हेल्प से। इसे बोलते हैं कैन बी एक्सप्लेन्ड, यानी जिस रिस्क को हम डिराइव कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, वो आर स्क्वायर की मदद से आएगा। और जिस रिस्क को हम पता नहीं लगा सकते, अनसिस्टमैटिक है, अननोन है, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, वो 1 माइनस आर स्क्वायर की मदद से आएगा। यानी अब आप टोटल रिस्क के दो हिस्से कर रहे हो। कैसे? टोटल रिस्क को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, इसे बोलेंगे सिस्टमैटिक रिस्क। इस रिस्क को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मान सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, इसे बोलते हैं डिटरमिन्ड रिस्क, एक्सप्लेन्ड रिस्क, कैलकुलेटेबल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क। ये वो रिस्क है जो रिमेनिंग रिस्क है, रेजिडुअल रिस्क है, बचा हुआ रिस्क है, अनएक्सप्लेन्ड रिस्क है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है, ये वो रिस्क है। वो कैसे निकलता है? जैसे आर स्क्वायर को इधर पुट किया तो इधर 1 माइनस आर स्क्वायर को पुट करो और इंटू टी आर करो, यानी टोटल रेवेन्यू इंटू कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल रिस्क इंटू डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन है उससे मल्टीप्लाई करो तो सिस्टमैटिक रिस्क, 1 माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो टोटल रिस्क को तो अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है जी। ये बहुत लेस नोन टाइप है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं है इसे, बट पढ़कर जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गए फिर रोना मत, ठीक है ना, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं। बोलिए समझे? वैसे अनसिस्टमैटिक रिस्क ऐसे भी निकाल सकते थे कि टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक रिस्क को माइनस कर दो तो अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा, ऐसे भी निकाला जा सकता था। आई होप ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा। इसके ऊपर बेस्ड मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दिखाया है, वो आप खुद पढ़ सकते हो। यहाँ तक की बातें क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ यहाँ तक की बातें क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा। और क्वेश्चंस हमारे टॉपिक जो हैं, एक है आर्बिट्राज प्राइसिंग थियोरी, एपीटी जिसे बोलते हैं। इसे स्टीफन रॉस मॉडल भी बोलते हैं। ये एक्चुअली में आप ऐसे समझो कि सीएपीएम मॉडल की ही एक्सटेंशन है। इन्होंने कहा कि सीएपीएम मॉडल थोड़ा गलत है। सीएपीएम मॉडल कहता है कि खाली एक ही फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ना, बट ये कहते हैं ऐसा नहीं है, बड़े सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे आप एक बात बताइए, सीएपीएम मॉडल में आपने क्या पढ़ा था? सीएपीएम मॉडल में आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा टाइम ईआरएम माइनस आरएफ, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट पढ़ा था। यानी सिर्फ रिस्क प्रीमियम पड़ा था लेकिन पूरी मार्केट के लिए इकट्ठा। ये कहते हैं ऐसा नहीं होगा, बड़े सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखो इनकी डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी is influenced by many factors, not just one factor, many factors, and not just one factor as explained by CAPM. तो CAPM को ये गलत मानते हैं, ये मानते हैं कि CAPM इनकम्प्लीट है, CAPM सिर्फ एक मॉडल को एक्सप्लेन करता है। ये कहते हैं कि बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इनका मानना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा ऑफ, जैसे एग्जाम्पल लो, एक फैक्टर है इन्फ्लेशन और फिर इन्फ्लेशन का रिस्क प्रीमियम, फिर जैसे बीटा ऑफ जीडीपी उसका रिस्क प्रीमियम, बीटा ऑफ इंटरेस्ट रेट उसका रिस्क प्रीमियम, बीटा ऑफ मार्केट इंडेक्स उसका रिस्क प्रीमियम, यानी कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, सभी फैक्टर्स का बीटा आता जाएगा और उनके मार्केट रिस्क प्रीमियम, उनके रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई होता जाएगा। इन शॉर्ट एपीटी वही फॉर्मूला है जो सीएपीएम का था, बट सीएपीएम में एक बार बीटा यूज होता था, एक ही फैक्टर यूज होता था। यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर है, मल्टीपल बीटा है, सिंपल मल्टीपल बीटा एंड मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इसमें यूज भी हुआ है इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला। अब आता है एक कंसेप्ट पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का। देखिए पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये कंसेप्ट। रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि अगर हमने एक बार पोर्टफोलियो में पैसा लगा दिया, क्या उसके बाद लगाकर हम भूल जाएं कि ठीक है हमने लगा दिया, बात खत्म, या उसे बार बार चेंज करना चाहिए। बार बार चेंज का मतलब ये है कि जैसे बड़ी अजीब बात होती है कि जो सिक्योरिटी तेज चलती है, जिस सिक्योरिटी का दाम ज़्यादा बढ़ रहा होता है, हमें उसे बेचकर उस पैसे को बाकी जगहों पे लगाकर अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है। इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। आइए, पहली टेक्निक है बाय एंड होल्ड पॉलिसी। बहुत सारे लोग इसे फॉलो करते हैं। बाय एंड होल्ड पॉलिसी का मतलब होता है आपने सिक्योरिटी खरीद ली और अब आप भूल जाओ, अब आप उसके बारे में कुछ मत सोचो, वो अपने आप सिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। क्या कहा मैंने? बाय एंड होल्ड पॉलिसी का मतलब है कि आपने सिक्योरिटी खरीद ली, बस उसके बाद अब आप सो जाओ, अब आपको कुछ नहीं करना। डू नथिंग, बाय एंड फॉरगेट। अपने आप धीरे धीरे करके
मार्केट में धीरे धीरे करके आपकी जो वर्थ है, जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है, वो बढ़ती जाएगी। फिर एक है कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी। कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी का मतलब होता है कि इसमें क्या है कि कॉन्स्टेंटली मिक्स होता रहेगा, यानी आप रीबैलेंसिंग डेट पर रीबैलेंस करोगे न्यू टोटल वैल्यू इन द डिसाइडेड रेशियो। यानी आप ऐसा नहीं है कि बीच बीच में चेंज करोगे। आपने डेट डिसाइड कर ली, मान लो हर 1 साल बाद या हर 6 महीने बाद, तो हर 6 महीने बाद आप पोर्टफोलियो को खोल के देखोगे, उसके अंदर अगर ऑब्वियस सी बात है कुछ एसेट तेज़ बढ़े होंगे, कुछ एसेट धीरे बढ़े होंगे, तो आप उनकी टोटल वैल्यू को उस रेशियो में डिवाइड कर दोगे जो आपकी डिजायर्ड रेशियो है। मान लो आपने सोचा था कि हमेशा मुझे 50% डेट 50% इक्विटी रखनी है। सोचो, आपने सोचा था कि 50% डेट 50% इक्विटी रखनी है ना? अब मान लो इक्विटी की वैल्यू बढ़ गई, तो इक्विटी की वैल्यू अब जब आप रीबैलेंसिंग डेट पे देख रहे हो, तो इक्विटी 60% हो चुका है आपके पोर्टफोलियो की वर्थ में और डेट 40 रह चुका है, तो आप क्या करोगे? आप 10% इक्विटी बेच दोगे और उस इक्विटी को बेच के 10% डेट खरीद लोगे, ताकि आप रीबैलेंसिंग डेट पे दोबारा से 50-50% पे अपने पोर्टफोलियो को ले आओगे। अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से 50-50% पे ले आओगे। करेक्ट? ये होता है कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी। तीसरी होती है सीपीपीआई पॉलिसी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने ना एक अपने पोर्टफोलियो के लिए एक मिनिमम वैल्यू सोची हुई है कि इससे कम मेरा पोर्टफोलियो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? उतने को आपने फ्लोर वैल्यू माना हुआ है और अब आप उससे ऊपर जितना पैसा आपके पास है, आप उसे मल्टीपल टाइम इक्विटी में लगा देते हो। यानी फ्लोर वैल्यू से जैसे ये फ्लोर वैल्यू है, फ्लोर वैल्यू से जितनी ऊपर आपकी पोर्टफोलियो चल रही है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, उसका मल्टीपल आप पैसा करके इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हो, बचा हुआ पैसा डेट में इन्वेस्ट कर देते हो। ये समझ अभी ऐसे नहीं आएगा, एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ। सोचिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये मॉड्यूल का ही एक्सट्रैक्ट है। वो कहता है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपकी फ्लोर वैल्यू है 7.5 लाख। आपने फ्लोर वैल्यू डिसाइड कर, अभी तो देखो मेरे पास 10 लाख है, तो मेरे पास मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू भी 10 लाख है, अगर मेरे पास 10 लाख टू इन्वेस्ट है। फ्लोर वैल्यू है 7.5 लाख। तो आप एक काम करो, 10 लाख में से 7.5 लाख को हटा दो। अब जो रह गया उसे मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी मल्टीपल आपने डिसाइड किया हुआ है। मानो आपका मल्टीपल ट्वाइस है, तो आप उसे ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 लाख आ गया। तो 5 लाख आप इक्विटी में लगा दो और बचे हुए 5 लाख आप डेट में लगा दो। ये आपका पोर्टफोलियो हो गया 10 लाख का। यानी आपका जो 10 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें 5 लाख रुपए आप इक्विटी से और 5 लाख रुपए आप डेट से इन्वेस्ट करवाओगे। 5 लाख इक्विटी, 5 लाख डेट और टोटल 10 लाख। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? मैं दोबारा दोहराता हूँ। 10 लाख में से 7.5 लाख आपकी फ्लोर वैल्यू है, तो बचे 2.5 लाख। उस 2.5 लाख को मल्टीपल से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आ जाएगा 5 लाख। ये आपकी इक्विटी वैल्यू है और ये आपकी डेट की वैल्यू है बैलेंसिंग फिगर से। अब मानो सिचुएशन 1 ऐसी हो गई कि इक्विटी की वैल्यू 100 से 150 पे पहुंच गई, यानी 50% बढ़ गया इक्विटी। तो जो आपके पास इक्विटी डेट कितना था, सोचो, आपके पास इक्विटी था 5 लाख का, तो अब आपका इक्विटी 50% बढ़ गया, यानी आपकी इक्विटी की वैल्यू हो गई 7.5 लाख। डेट तो 5 लाख की 5 लाख ही रही, टोटल एसेट हो गए 12.5 लाख के। अब आपके पास टोटल एसेट कितने हैं? 12.5 लाख। अब 12.5 लाख में से आप फ्लोर वैल्यू माइनस करो, फ्लोर वैल्यू सेम रहेगी। अब आपके पास एक्सेस वैल्यू कितनी आ रही है, उसे इंटू 2 करो, यानी अब आपकी इक्विटी कितनी होनी चाहिए? अगर आप इसे माइनस करके देखते हो, तो इसे माइनस करके आएगा 5 लाख। 5 लाख इंटू 2 होता है 10 लाख। यानी अब आपको अपनी इक्विटी को 10 लाख पे पहुंचाना है, आपको अपनी इक्विटी को 10 लाख पे ले जाना है और डेट को 2.5 लाख पे ले जाना है, ताकि आपके पास टोटल 12.5 लाख की वर्थ हो। क्योंकि अब आपकी टोटल वर्थ 12.5 लाख है ना, 12.5 लाख। तो अब आप अपनी इक्विटी को 10 लाख पे ले जाओगे। 10 लाख पे कैसे ले जाओगे? देखो, इक्विटी तो 7.5 लाख की ही है, तो 2.5 लाख की डेट सेल कर दो, डेट सेल करके इक्विटी बाय कर लो। तो आपकी अब आपकी डिजायर्ड है कि इक्विटी 10 लाख पे होनी चाहिए, डेट 2.5 लाख पे होनी चाहिए। ये होना चाहिए। बोलिए, मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? इज इट क्लियर मैंने क्या कहा आपको? बोलिए हाँ या ना। बोलिए हाँ या ना। क्लियर? चलिए, इसी तरीके से आप रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। इसे बोलते हैं सीपीपीआई पॉलिसी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। ठीक है जी। देखिए, बाय एंड होल्ड स्ट्रेट लाइन कर्व पे ऑफ बनेगा,
इसका कॉनकेव बनेगा, इसका कॉन्वेक्स बनेगा। प्रोटेक्शन इन अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसमें पुअर प्रोटेक्शन है, इसमें नॉट मच इन डाउन बट रिलेटिवली पुअर इन अप मार्केट। ठीक है जी, यानी ये डाउन मार्केट में ज़्यादा नुकसान नहीं करती, लेकिन ऊपर जब मार्केट ऊपर जाती है तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। ये मार्केट जब नीचे जाती है, इट गुड इन डाउन मार्केट, जब मार्केट नीचे जाएगी तो अच्छा परफॉर्म करेगी, परफॉर्म वेल इन अप मार्केट, और ऊपर जब मार्केट जा रही होगी, मार्केट ऊपर बढ़ी होगी तो ठीक ठीक परफॉर्म करेगी। ठीक है जी, लेकिन अगर मार्केट ऊपर नीचे ना जा रही हो, फ्लैट परफॉर्मेंस में जा रही हो, मार्केट ऊपर नीचे ज़्यादा ना जा रही हो, तो ये पुअर परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, इसे आप स्वयं पढ़ सकते हैं। अब अगला आता है मैनेजिंग बीटा। देखिए मैनेजिंग बीटा का मतलब क्या है, अब आपका एक पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में बड़ी सारी सिक्योरिटीज़ हैं, तो बड़ी सारी सिक्योरिटीज़ का कंबाइंड बीटा भी हो रहा है, एवरेज बीटा भी आ रहा है ना। तो अगर इफ़ यू वांट टू इंक्रीज या डिक्रीज रिस्क, तो हमें अपने बीटा को बढ़ाना या घटाना पड़ता है। अगर हम अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को बढ़ाना चाहते हो तो हम बीटा को बढ़ाते हैं। अब सर अपने रिस्क को बढ़ाना कौन चाहेगा? जो लोग ज़्यादा कमाना चाहते हैं वो रिस्क को बढ़ाते भी हैं, और जो लोग चाहते हैं कि पोर्टफोलियो को डिक्रीज करें, मतलब रिस्क को कम करें, वो बीटा को कम करना चाहते हैं। तो देखिए अगर हम, पहला केस है इसमें, मतलब इसमें 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप है कि जब आप रिस्क फ्री एसेट को बोरो या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी आपका जो पोर्टफोलियो है वो वहीं रहेगा, आप एक्सेस पैसे या तो बोरो करके या एक्सेस पैसे इन्वेस्ट करके। अब देखो ये तभी संभव है जब आपके पास एक्सेस फंड्स की अवेलेबिलिटी हो, जब आपके पास एक्सेस फंड्स की अवेलेबिलिटी हो। ये आम जिंदगी में उतनी ईजिली होता नहीं है। ये जो केस 1 है, केस 1 तब है जब हम रिस्क फ्री एसेट्स को बोरो या इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। हमारे पास एक्सेस पैसा है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास लिमिटेड पैसा है, हम बोरोविंग कर सकते हैं। देखिए अगर हम अपने बीटा को रिड्यूस करना चाहते हैं, रिस्क को कम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम नया पैसा लाएंगे और उस पैसे को रिस्क फ्री एसेट में लगा देंगे। तो जो एवरेज हमारी बीटा होगी वो कम हो जाएगी, एवरेज बीटा हमारी कम हो जाएगी। कैसे? मेरे पास ऑलरेडी कुछ पैसा है, मान लो मेरे मेरे पोर्टफोलियो में 1 करोड़ लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे अपने रिस्क को कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, नए 20 लाख रुपए लाऊंगा, नए 20 लाख। और वो कहाँ से आ रहे हैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये पॉलिसी। हम 20 लाख और लाएंगे अपने घर से और उस 20 लाख को रिस्क फ्री एसेट में लगा देंगे, तो मेरी जो टोटल बीटा होगी वो कम हो जाएगी, मेरी टोटल एवरेज बीटा फॉल हो जाएगी। और अगर मुझे एवरेज बीटा को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं रिस्क फ्री बोरोविंग करूंगा, रिस्क फ्री जगह से बोरोविंग करूंगा और उस बोरोविंग को अपने रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट कर दूंगा, रिस्की एसेट में पैसा लगा दूंगा। यानी बोरोविंग न्यू फंड्स एट रिस्क फ्री रेट एंड इन्वेस्टिंग इन द पोर्टफोलियो। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? ये सिंपल है, रिस्क फ्री जगह या तो इन्वेस्ट कर दो तो बीटा कम हो जाएगा, और रिस्क फ्री जगह से बोरोविंग करके रिस्की जगह पे इन्वेस्ट कर दो तो बीटा बढ़ जाएगा। अगला है जब हम अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को ही चेंज करते हैं। ये इसका मतलब है कि हमारे पास, मान लो मेरे पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो मैं, अगर मुझे बीटा कम करना है, रिस्क कम करना है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो में से कुछ सिक्योरिटीज बेच दूंगा और फिर उस 20 लाख को रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट कर दूंगा। ये मतलब हुआ जब मैं अपने ही बीटा में चेंज, अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा हूं, और जब मैं अपने पोर्टफोलियो को बेचूंगा तो मैं उसमें से जो पूरे के पूरे, मेरे पास मान लो 4 कंपनियों के शेयर्स हैं, तो मैं चारों कंपनियों के शेयर्स 20% बेच दूंगा। ठीक है जी, और फिर उस जो 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए होंगे उस 20 लाख को रिस्क फ्री जगह पे लगा दूंगा। यानी इफ यू वांट टू रिड्यूस रिस्क, टू रिड्यूस रिस्क या बीटा, वी विल सेल ₹X वर्थ ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। यानी हम अपने पोर्टफोलियो को बेचेंगे, सिक्योरिटी नहीं बेच रहे हम। मान लो 20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बेच रहे हैं, यानी उसी रेशियो में सारे शेयर्स बेच रहे हैं, और उस पैसे को रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट कर देंगे। और अगर हमें अपने बीटा को बढ़ाना है तो हम पैसा बोरो करेंगे और उतना अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है जी, पोर्टफोलियो को इंक्रीज मतलब चारों सिक्योरिटी उसी प्रपोर्शन में और खरीद लेंगे। एक और तरीका है बीटा को मैनेज करने का, वो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, हेजिंग के थ्रू। ये हम पहले से ही पढ़कर आए हैं फ्यूचर्स वाले चैप्टर में, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। हम पहले ये देखेंगे कि सिक्योर हमारी, देखिए अगर हमने पोर्टफोलियो खरीद रखा है तो हमारे पास तो पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, हमारे पास तो पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है, हमारा पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमारे पास तो लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है। अगर हमें रिस्क को घटाना है तो हम सेल करेंगे फ्यूचर्स को, और अगर हमें रिस्क को बढ़ाना है तो हम बाय करेंगे फ्यूचर्स को। अब आप मुझसे पूछेंगे हमें कितने फ्यूचर्स बाय या सेल करने हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है। हमें कितने फ्यूचर्स लॉट बाय या सेल करने,
आप ये देखिए आपका कितना पोर्टफोलियो की वैल्यू है। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है मान लो 1 करोड़, है ना? अब आप उसे मल्टीप्लाई करो चेंज इन बीटा से। मान लो अभी आपका बीटा है पोर्टफोलियो का 2, आप चाहते हो बीटा हो जाए 1.5, तो यानी आपका बीटा रिक्वायर्ड कितना है 1.5, तो आपको बीटा में चेंज कितना चाहिए 0.5। तो आप पहले ये देखो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितना है, आपको बीटा में चेंज कितना चाहिए, फिर उसे डिवाइड करो वैल्यू ऑफ 1 लॉट से। एक लॉट कितने का है, एक लॉट की वैल्यू का मतलब है, आप ये देखो कि आपके पास, ओहो एक मिनट रुकिए ज़रा, आप ये देखिए कि आपके पास वैल्यू ऑफ 1 लॉट कितना है, यानी आप किस दाम पे फ्यूचर ले रहे हो और उसका लॉट साइज कितना है, यानी वैल्यू ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना है और लॉट साइज कितना है। तो इससे वैल्यू ऑफ 1 लॉट आ जाएगी और इनटू बीटा ऑफ फ्यूचर्स कर दो, बीटा ऑफ फ्यूचर से डिवाइड कर दो। तो इस पूरे फॉर्मूला को यूज करके आपके पास आ जाएगा कि आपको कितने फ्यूचर्स बाय या सेल करने हैं। बाय तब करने होंगे जब आपको अपने रिस्क को बढ़ाना है, सेल तब करने होंगे जब आप अपने अपने रिस्क को कम करना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन ऑफ पोर्टफोलियो तो है ही, यानी आपने ऑलरेडी पोर्टफोलियो तो खरीद ही रखा है। तो अगर आपको अपने रिस्क को बढ़ाना है तो और बाय करो, फ्यूचर्स को भी बाय कर लो, और अगर अपने रिस्क को घटाना है तो फ्यूचर्स को सेल कर दो। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? देखिए यहाँ तक जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी एक दो और टॉपिक्स हैं जो मैंने क्लास के अंदर पढ़ा रखे हैं, जैसे CML, SML और साथ में ऑप्टिमल पोर्टफोलियो एज पर शार्पी मॉडल। वो 2-3 टॉपिक्स हैं, वो आप स्वयं पढ़ेंगे। जो मेन रिवीजन थी, जो मेन पोर्शन पढ़ने वाला था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। कृपया इतने पोर्शन को अच्छे से रिव्यू करिए, क्वेश्चंस करिए और फिर आगे प्रोग्रेस करिए। मैं कुछ और चैप्टर्स के भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा, उन्हें भी अच्छे से देखिएगा। अब इस वीडियो को देखते ही ना पहले ये सारे नोट्स दोबारा पढ़ो ये सारे नोट्स, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करो। मतलब 1-2 दिन में ही पोर्टफोलियो पूरा पढ़ लो, क्योंकि मोमेंटम अभी गेन है। अभी-अभी आपने पूरा चैप्टर सुना है, सारे चैप्टर की बेसिक्स सुन ली है, बस उनकी प्रैक्टिस करते जाओ जल्दी-जल्दी। अब सारे के सारे ना पहले पोर्टफोलियो के सारे क्वेश्चंस देखो एक बार, फिर उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सारे प्रैक्टिस मत करना और अभी प्रैक्टिस मत करना, पहले सारे क्वेश्चंस देखना। और इनफैक्ट इन नोट्स को ना अपने साथ रखना, जब क्वेश्चंस देखोगे तो बार-बार देखना, अच्छा हाँ ये कंसेप्ट यहाँ लगा, ये कंसेप्ट यहाँ लगा। ऐसे कंसेप्ट्स को मैच करते जाना, फिर रिवीजन करना क्वेश्चंस की, और उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करना 20% क्वेश्चन कर लो, बहुत है। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।